जैसे ही ये लड़का अपनी आंखें खोलता है, वो एकदम जम जाता है। वो अब असली दुनिया में नहीं है, वो अपने फेवरेट गेम के अंदर है और सिचुएशन और भी खराब होती जा रही है। जब वो आसपास देखता है तो उसे गॉब्लिन्स बेबस किसानों को मारते हुए दिखते हैं। गांव वाले उस पर चिल्लाते हैं कि अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाओ। लेकिन उसी वक्त एक सिस्टम विंडो सामने आती है जो शांति से उससे एक सवाल पूछती है, वो कौन सी क्लास चुनना चाहता है। इसकी वजह से एलन को जॉब सिलेक्शन स्क्रीन पर एक समझदारी वाला फैसला लेना पड़ता है। जहां बाकी लोग लड़ने वाली क्लास चुनते, उसने क्राफ्टर को चुना। ओरिजिनल गेम में इसे एक बेकार जॉब माना जाता था क्योंकि इसमें बनाई गई चीजें काफी कमजोर होती थीं। हालांकि एलन को एहसास होता है कि यहाँ वो अपनी पुरानी नॉलेज इस्तेमाल कर सकता है और किसी भी चीज को बना सकता है अगर उसे उसका फिजिकल स्ट्रक्चर पता हो। क्योंकि एलन ने अपनी पिछली लाइफ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग पढ़ी थी, वो सिर्फ पुराने जमाने के औजारों तक ही लिमिटेड नहीं है। वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी माना का इस्तेमाल करके एक मॉडर्न असॉल्ट राइफल बनाता है जो लेवल 1 के कैरेक्टर के हिसाब से बहुत पावरफुल वेपन है। गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक कमजोर दिखने वाला क्राफ्टर ऐसा अजीब डिवाइस चला रहा है। हमारा हीरो बस वेपन को लोड करता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे गॉब्लिन्स का शरीर छलनी हो जाता है। पुरानी दुनिया के माहौल में मॉडर्न बंदूकों का इस्तेमाल करना क्राफ्टर क्लास को सबसे पावरफुल बना देता है। गांव की रक्षा करने के लिए एलन 2 राइफल्स बनाता है और उन्हें वहां के लोगों को दे देता है। हालांकि वो थोड़े डरे हुए हैं कि कहीं अपने ही लोगों को न लग जाए, पर एलन समझाता है कि उसने वेपन्स में ऐसी सेटिंग की है कि वो सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही नुकसान पहुंचाएंगे। उसने तो यकीन दिलाने के लिए एक गांव वाले की छाती पर गोली भी चला दी, जिससे वो आदमी पहले तो बहुत डर गया। जैसे ही गांव वाले बाकी बचे गॉब्लिन्स को मारना शुरू करते हैं, एलन के सामने लेवल अप का नोटिफिकेशन आ जाता है। उसे समझ आता है कि जब दूसरे उसके बनाए गियर से दुश्मनों को मारते हैं तो उसका कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट उसे भी मिलता है। इस बात से लेवल बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। शुक्रिया के तौर पर एक गांव वाला उसे एक फायर मैजिक स्टोन देता है जो एक मरे हुए गॉब्लिन से मिला था। ये स्टोन्स आमतौर पर गिल्ड में पैसों के लिए बेचे जाते हैं, लेकिन हमारे हीरो ने इसके बजाय अपनी क्राफ्टिंग स्किल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। तभी वहां एक बड़ा लेवल 13 का गॉब्लिन नाइट आ जाता है जो उस इलाके का बॉस है। गांव वालों ने देखा कि उनकी राइफल्स उसके भारी शील्ड के सामने बेकार हैं और वो एलन को भागने के लिए कहने लगे। भागने के बजाय वो आगे कूदता है और उस मैजिक स्टोन को एक नई चीज बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। स्टोन की एनर्जी का इस्तेमाल करके वो एक हाई पावर रॉकेट लॉन्चर बनाता है जिसमें जबरदस्त अटैक पावर और धमाका करने की काबिलियत है। वो लॉन्चर से निशाना साधता है और एक ऐसा जोरदार वार करता है कि वो बॉस एक बड़े धमाके में गायब हो जाता है। इस जीत की वजह से उसका लेवल सीधे 4 पर पहुंच जाता है। वो गौर करता है कि मैजिक स्टोन वाले वेपन्स पावरफुल तो हैं, पर एनर्जी खत्म होते ही टूट जाते हैं, यानी उसे अपने सामान का ध्यान रखना होगा। गांव वाले उस नए लड़के को देखकर दंग रह जाते हैं जिसने एक ही झटके में बॉस को ढेर कर दिया। एलन अपनी पावर को लेकर सादगी दिखाता है, पर अनजाने में वो अकेला ऐसा इंसान बन गया है जो डेमन लॉर्ड के खिलाफ चल रही जंग का रुख बदल सकता है। हालांकि उसे अभी अपनी अहमियत का पूरा अंदाजा नहीं है, पर वो पहले से कहीं ज्यादा पक्का इरादा कर चुका है। इस बार अपनी इस नई लाइफ में उसे यकीन है कि वो सबसे टॉप पर पहुंचने वाला पहला इंसान बनेगा। कहानी आगे बढ़ती है और एलन एक पथरीली खाई में खुद को एक बड़े रॉक गोलम के सामने पाता है। हालांकि वो लेवल 13 पर पहुंच चुका है, पर उसे एहसास होता है कि ये लेवल 20 का मॉन्स्टर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो अपनी रेगुलर ब्लैक असॉल्ट राइफल से सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है, पर रिजल्ट्स कुछ खास नहीं निकलते क्योंकि गोलम पत्थर का बना है। गोलियां बस छोटे छोटे टुकड़े ही तोड़ पाती हैं, जिन्हें वो मॉन्स्टर अपनी ग्रीन एनर्जी से तुरंत ठीक कर लेता है। हमारा हीरो देखता है कि वेपन की अटैक पावर 175 तक बढ़ाने के बावजूद ऐसी जबरदस्त डिफेंस और हीलिंग पावर को हराने के लिए सिर्फ गोलियां काफी नहीं है। इस चैलेंज की वजह से उसे एक नई क्राफ्टिंग तकनीक आजमानी पड़ती है। वो अपनी राइफल में एक खास अटैचमेंट जोड़ने का फैसला करता है जिससे मैजिकल मटेरियल्स रखने के लिए एक मेटल स्लॉट बन जाता है। उसने पहले एक गोलम से जो मैजिक स्टोन हासिल किया था उसे इस नए स्लॉट में डालकर वो मॉन्स्टर के आर्मर को भेदने की कोशिश करता है। प्रोसेस के दौरान वेपन से नीली बिजली निकलने लगती है और उसका लुक बदलकर ग्रे डिजाइन वाला हो जाता है। इस बदलाव से उसकी गोलियों में पियर्स इफेक्ट आ जाता है। ये एक ऐसी पावर है जो उसकी गोलियों को दुश्मन के फिजिकल डिफेंस को पूरी तरह नजरअंदाज करने देती है। जब गोलम उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ता है तो एलन एक अपग्रेडेड शॉट चलाता है। चूंकि गोली में अब जादुई पावर है, ये एक बड़ा धमाका करती है जो मॉन्स्टर को हजारों टुकड़ों में बिखेर देता है। इस जीत से हमारा हीरो लेवल 14 पर पहुंच जाता है। वो अपने गियर को चेक करता है और इस सिस्टम की कमी पर गौर करता है। अपन तो ठीक रहता है, पर एड ऑन के लिए इस्तेमाल किया गया मैजिक स्टोन एनर्जी खत्म होते ही टूट जाता है। ये उसके लिए राहत की बात है क्योंकि इसका मतलब है कि उसे बस स्टोन बदलना होगा, पूरी बंदूक फिर से नहीं बनानी पड़ेगी। जैसे ही वो मलबे से एक नया पीला मैजिक स्टोन उठाता है, वो लेवल 15 पर पहुंच जाता है। ये तेज ग्रोथ सिर्फ उसकी अपनी लड़ाइयों की वजह से नहीं है। एक नोटिफिकेशन से पता चलता है कि जिन गांव वालों की उसने मदद की थी
उन्होंने उसकी दी हुई राइफल से ऑक्स के हमले को नाकाम कर दिया है। अलग अलग गांवों में जाकर ये मॉडर्न वेपन्स बांटने की वजह से एलन को अब पूरे इलाके से लगातार एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे हैं। वो इसे पैसिव इनकम की तरह देखता है, जिससे वो स्ट्रांग भी हो रहा है और दुनिया को सुरक्षित भी बना रहा है। उसे अब यकीन हो गया है कि क्राफ्टर बनने का उसका फैसला बिल्कुल सही था। हालांकि उसकी इस जबरदस्त ग्रोथ ने एडवेंचरर गिल्ड हेडक्वार्टर का ध्यान खींच लिया। असेंबली हॉल के अंदर बड़े अधिकारी एलन का डेटा एक जादुई आईने में हैरानी से देख रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि एक नया लड़का सिर्फ 4 दिनों में लेवल 4 से 15 पर पहुंच गया, वो भी ऐसी क्लास के साथ जिसे वो बेकार समझते थे। जांच करने के लिए एक काले बालों वाला आदमी रॉक गोलम के साथ एलन की लड़ाई की रिकॉर्डिंग दिखाता है। देखने वाले दंग रह गए कि कैसे एक लेवल 15 का एडवेंचरर अजीब टेक्नोलॉजी से एक ताकतवर मॉन्स्टर को आसानी से खत्म कर रहा है। वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भले ही उसका लेवल कम है, पर उसकी असली पावर एक लेवल 50 के वॉरियर के बराबर है। चश्मा पहने एक सख्त आदमी बड़े ध्यान से फुटेज देखता है और कहता है कि शायद एलन वही खास शख्स है जिसकी गिल्ड को तलाश थी। इस बात से बेखबर कि कोई उस पर नजर रख रहा है, हमारा हीरो एक रेगिस्तान वाले इलाके में लेवल 27 के सैंडवॉर्म बॉस से लड़ने चला जाता है। उसका मानना है कि इस जीव की हेल्थ भले ही ज्यादा है, पर इसका डिफेंस कम होने की वजह से ये उसकी नई पावर्स टेस्ट करने के लिए परफेक्ट है। जबरदस्त अटैक पावर वाली एक नई हैंडगन बनाता है और उसमें एक ऐसा ऑप्शन जोड़ता है जिससे उसकी ताकत और बढ़ जाती है। अपनी सेफ्टी के लिए वो एक मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करके उसमें फ्रीज करने वाला एड ऑन भी लगा देता है। जब वो कीड़ा हमला करता है तो एलन गोलियों की बौछार कर देता है, जिससे वो विशाल जीव तुरंत बर्फ के खंभे में जम जाता है। बर्फ बना वो मॉन्स्टर टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे एलन को यकीन हो जाता है कि उसकी गॉड टियर क्लास एक साधारण हैंडगन से भी बड़े बॉस को एक बार में मार सकती है। शाम होते ही हमारा हीरो पास के शहर में जाता है ताकि वो अपने ढेर सारे मैजिक स्टोन्स के बदले पैसे ले सके। वो गिल्ड के काउंटर पर पहुंचता है और रंग बिरंगे जेम्स का पहाड़ खड़ा कर देता है, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट की बोलती बंद हो जाती है। जैसे ही वो बताता है कि उसका नाम एलन है, उस औरत का बर्ताव तुरंत बदल जाता है। वो घबराकर काउंटर से भाग जाती है और एलन वहां कंफ्यूजन में खड़ा रह जाता है। तभी अचानक वहां नीले और सिल्वर आर्मर वाले गार्ड्स की भीड़ जमा हो जाती है। सिल्वर आर्मर वाला गार्ड उसे बताता है कि उस पर शक है और उसे अभी हेडक्वार्टर चलना होगा। इससे पहले कि एलन कुछ समझ पाता, नीली जादुई जंजीरें उसके शरीर के चारों ओर लिपट जाती हैं और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। एडवेंचरर गिल्ड हेडक्वार्टर के एक बड़े मीटिंग हॉल के अंदर कई बड़े अधिकारी एक मेज के चारों ओर बैठे हैं और एलन बीच में जादुई जंजीरों से बांधा खड़ा है। गिल्ड का मास्टर गार्ड्स को उसे छोड़ने का ऑर्डर देता है, जिससे वो जादुई जंजीरें टूटकर गायब हो जाती हैं। जैसे ही मैजिक खत्म होता है, मास्टर उस लड़के की पहचान कंफर्म करता है और इस तरह के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वो समझाता है कि लड़के के इतनी जल्दी लेवल अप होने की वजह से उसे मिलने की जरूरत महसूस हुई। एलन अरेस्ट होने से बिल्कुल नहीं घबराता और आराम से अपनी कलाई सहलाते हुए पूछता है कि गिल्ड को आखिर उससे क्या चाहिए। काउंसिल का एक गुस्साया हुआ मेंबर मेज पर हाथ पटकता है और गन के बारे में सारी डिटेल्स मांगता है। एलन सोच समझकर बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये टेक्नोलॉजी इस दुनिया के लोगों की समझ से बहुत बाहर है। इस जवाब पर दूसरा काउंसिल मेंबर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक मामूली क्राफ्टर शायद अपने वेपन को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, ये समझकर कि ये उसे उकसाने की एक चाल है। हमारा हीरो बातों के बजाय उन्हें सबूत दिखाने का फैसला करता है। वो अपनी क्राफ्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और नीली एनर्जी के बीच एक मॉडर्न असॉल्ट राइफल प्रकट कर देता है। जैसे ही वेपन टेबल पर आता है, काउंसिल मेंबर्स उसके स्टेटस देखते हैं और 50 की अटैक पावर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि ये पावर यूजर के लेवल के साथ बढ़ती है और इसमें लगातार 30 शॉट मारे जा सकते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि ये एक हाई रैंकिंग नाइट जितनी तबाही मचा सकता है। जब अधिकारी ये सब देखकर हैरान थे, एलन वहां से जाने के लिए मुड़ता है और कहता है कि वो लेवल 9999 तक पहुंचने में बिजी है और उसके पास बेकार का वक्त नहीं है। मास्टर उसे रोकता है और पूछता है कि क्या उसका आखिरी मकसद डेमन किंग को हराना है। एलन मानता है कि उसका इरादा इस खतरे को खत्म करने का है, खासकर डेमन आर्मी ने शहरों में जो तबाही मचाई है उसे देखते हुए। वो उनसे कहता है कि अगली बार मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आएं और बाहर जाने लगता है। उससे पहले कि वो जाए, मास्टर उसे सलाह देता है कि एक एडवेंचर क्लैन ज्वाइन करने से उसका लेवल जल्दी बढ़ेगा और वो उसे एक ए रैंक ग्रुप से मिलवा सकता है। इस बात पर बाकी मेंबर्स के बीच बहस छिड़ जाती है और सब चिल्लाकर उसे अपने अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करने लगते हैं। एलन ये कहकर सबको चुप करा देता है कि उसे किसी ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे अकेले घूमना पसंद है। हैरान अधिकारी आखिर उसकी बात मान लेते हैं और वो रूम से चला जाता है। उसके जाने के बाद गिल्ड मास्टर देश के सबसे बेहतरीन ब्लैकस्मिथ्स को बुलाता है ताकि वो उस राइफल की जांच कर सकें, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि लेवल 15 का क्राफ्टर ऐसी मशीन बना सकता है। सीन अब वुल्फ माइन डंजन के गेट पर शिफ्ट होता है, जहां बहुत सारे एडवेंचरर्स जमा हैं। एलन गौर करता है कि इस दुनिया में भी डंजन के बाहर हमेशा भीड़ रहती है। जब एक रिक्रूटर उसे इनवाइट करने आता है तो वो उसका लेवल 15 देखकर डर के मारे भाग जाता है और सबको वार्न करता है कि ये लड़का लेवल 25 के डंजन के लिए बहुत कमजोर है। एलन इन बातों को इग्नोर करता है,
क्योंकि वो जानता है कि अपने से 10 लेवल ऊपर के दुश्मनों से लड़ना लेवल बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। तभी अचानक भीड़ में एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। लूकस नाम का एक हाई लेवल तलवारबाज एम्मा नाम की एक प्रीस्टेस को डरा रहा है और उसे अपने ग्रुप में आने के लिए मजबूर कर रहा है। आसपास के एडवेंचरर्स डर के मारे फुसफुसा रहे हैं कि लूकस एक बदनाम बुली है जो अपने लेवल 65 का रौब दिखाकर डंजन के अंदर लड़कियों को परेशान करता है। जब एम्मा मना करने की कोशिश करती है तो लूकस और उसके गुंडे और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए एलन अपनी एबिलिटी से जमीन से एक विशाल ब्रॉन्ज का हाथ निकालता है जो लूकस को जमीन पर पटक देता है। हमारा हीरो आराम से उस डरी हुई लड़की के पास से गुजरता है और कहता है कि वो ब्रॉन्ज का हाथ बस एक गलती से हुआ टेस्ट था। इससे लूकस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बड़ी तलवार निकालकर उस इंसान को मारने के लिए खड़ा हो जाता है जिसने उसे शर्मिंदा किया। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एलन सिर्फ लेवल 15 का है तो वो रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इतने कमजोर को मारने से उसकी बदनामी होगी। जब हमारा हीरो एम्मा के साथ जाने की कोशिश करता है तो लूकस डंजन का रास्ता रोक लेता है। वो एक टाइम अटैक कॉन्टेस्ट का चैलेंज देता है कि कौन डंजन को जल्दी खत्म करेगा और कहता है कि अगर वो जीता तो वो एलन को पीटेगा और एम्मा को अपने साथ ले जाएगा। एम्मा के मना करने के बावजूद कि ये मुकाबला गलत है, हमारा हीरो हाँ कह देता है। वो लूकस से कहता है कि उसे जीतने पर कोई इनाम भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके जैसे मामूली इंसान को हराने का कोई मतलब नहीं है। इस बेइज्जती से वो तलवारबाज गुस्से के मारे सन्न रह जाता है। उसे लगता है कि एलन एक घमंडी बेवकूफ है जिसे उनकी पावर के बीच का फर्क नहीं पता। बाद में डंजन के गेट पर माहौल काफी गंभीर हो जाता है क्योंकि एलन का लेवल बहुत कम है। एम्मा एलन को चिंता से देखती है क्योंकि वो सिर्फ लेवल 15 का है जबकि इस डंजन के लिए लेवल 25 होना चाहिए। पर अपना लड़का बिल्कुल नहीं डरता और कहता है कि उसने शुरू से यही शिकार करने का सोचा था। जब वो पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं तो लूकस मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एलन जैसे अकेले प्लेयर को कुछ और लोगों की मदद लेनी चाहिए। हमारा हीरो बस इतना कहने के लिए रुकता है कि लेवल 65 होने के बावजूद लूकस बिना अपने चमचों के कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर वो तलवारबाज गुस्से में लाल हो जाता है जबकि एलन उसे अनसुना करके अंदर चला जाता है। एम्मा एलन को खतरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहती इसलिए वो उसे एक डिजिटल पार्टी इनविटेशन भेजती है। हालांकि पहले तो वो मना करने वाला था। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और साथ चलने की जिद करने लगती है। उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और वो उसे अकेला नहीं जाने देना चाहती। उसकी जिद देखकर एलन मान जाता है और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं लूकस पीछे से एक और गंदी बात बोलता है जिससे उसके इरादों का पता चलता है। बिना डरे हमारा हीरो डंजन के रिकॉर्ड चेक करता है और देखता है कि सबसे तेज टाइम 19 मिनट का है। उसे पूरा भरोसा है कि वो इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ देगा। जैसे ही वो माइन के अंदर कदम रखते हैं बहुत सारे चमगादड़ और मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर एम्मा डर जाती है। उसे लगता है कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे। एलन के लिए ये भीड़ कुछ भी नहीं है और वो एम्मा से अपनी लाठी रख देने को कहता है। क्योंकि अब वो उसकी टीम में है तो उसने तय किया कि वो भी ढंग से लड़ेगी। वो अपनी एबिलिटी से सीधे उसके हाथों में 2 सबमशीन गन्स पकड़ा देता है। एम्मा गन्स की पावर देखकर हैरान रह जाती है पर एलन बताता है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ वही बना सकता है। वो उसे बस ट्रिगर दबाने के लिए कहता है और खुद अपनी राइफल से दुश्मनों का सफाया शुरू कर देता है। एम्मा गोलियां तो चलाने लगती है पर गन के झटकों की वजह से उसे मुश्किल होने लगती है। हमारा हीरो उसे समझाता है कि भीड़ इतनी ज्यादा है कि अगर वो बिना निशाना साधे भी चलाएगी तो किसी न किसी को तो गोली लगेगी ही। वो उसे बातें बंद करने और सीधे बॉस की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। इसी बीच माइन के दूसरे हिस्से में लूकस और उसकी टीम भी आगे बढ़ रहे हैं। उसका एक साथी कहता है कि लूकस ने जानबूझकर एलन को उकसाया था क्योंकि इस डंजन में पहली बार आने वालों के लिए एक एक्स्ट्रा बॉस आता है। वो तलवारबाज कमीनी मुस्कान के साथ उम्मीद करता है कि एलन मारा जाए ताकि उसकी बेइज्जती का बदला पूरा हो सके। डंजन की दूसरी तरफ एलन और एम्मा 10 मिनट से भी कम समय में आखिरी गेट तक पहुंच जाते हैं। हमारा हीरो कहता है कि अगर एम्मा रास्ते में इतने सारे ट्रैप्स न दबाती तो वो और भी जल्दी पहुंच जाते। यहाँ एलन के 3 लेवल बढ़े, एम्मा का सिर्फ 1 ही बढ़ा जिससे एलन को लगा कि किसानों वाला तरीका ज्यादा फायदेमंद है। एम्मा अब जल्दी से इसे खत्म करना चाहती है और उसे आगे बढ़ने को कहती है। जैसे ही गेट खुलते हैं बैंगनी धुंध के पीछे से एक के बजाय 2 विशाल मॉन्स्टर्स निकलते हैं। उनके सामने किंग और क्वीन वेयरवुल्फ दोनों आ जाते हैं जो पहली बार आने वालों के लिए एक चैलेंज है। वो वेयरवुल्फ इतनी तेज हमला करते हैं कि एलन को एहसास होता है कि इतनी फुर्तीले दुश्मनों के लिए बंदूकें बेस्ट ऑप्शन नहीं है। वो एम्मा से कहता है कि वो बस गोलियां चलाती रहे ताकि उसे थोड़ा वक्त मिल जाए। हालांकि वो लगातार गोलियां चला रही हैं पर वो मॉन्स्टर्स इतने तेज हैं कि हर शॉट से बच रहे हैं। दुश्मन दोनों तरफ से हमला कर देते हैं जिससे उन्हें अपने टारगेट बांटने पड़ते हैं। वो किंग से लड़ता है और क्वीन को एम्मा के भरोसे छोड़ देता है जबकि एम्मा घबराकर मना करती रहती है। क्वीन वेयरवुल्फ एम्मा पर झपटती है पर एलन को पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। एकदम शांत रहता है और अपनी मुट्ठी भींचता है जिससे वो दूर से ही अपनी क्राफ्ट एबिलिटी का इस्तेमाल कर पाता है। पलक झपकते ही एनर्जी के जादुई जबड़े किंग और क्वीन वेयरवुल्फ
दोनों के पैरों पर आकर बंद हो जाते हैं। ये सरप्राइज ट्रैप मॉन्स्टर्स के शरीर में गहरा घुस जाता है और उनका खून बहने लगता है जब वो जमीन पर गिरते हैं। एम्मा डर के मारे कांपते हुए देख रही है क्योंकि वो भयानक मॉन्स्टर्स पूरी तरह से फंस चुके हैं। एलन शांत होकर अपनी साथी की तरफ देखता है और बताता है कि उसे बस कुछ सेकंड्स का टाइम चाहिए था। प्रीस्टेस उन फंसे हुए मॉन्स्टर्स को यकीन के साथ नहीं देख पा रही है क्योंकि उसे आइडिया नहीं था कि क्राफ्ट स्किल का इस्तेमाल क्राउड कंट्रोल के लिए ऐसे किया जा सकता है। हमारा हीरो इस रिजल्ट से खुश है क्योंकि इससे कंफर्म हो गया कि दूर से क्राफ्टिंग करने वाले उसके टेस्ट सक्सेसफुल रहे। वो अपना ध्यान वापस किंग वेयरवॉल्फ पर लगाता है और एक ब्लैक हैंडगन निकालता है क्योंकि वो मॉन्स्टर बंधा हुआ है और गोलियों से बच नहीं सकता। एलन उस बॉस को बस एक मामूली दुश्मन समझता है। बिना किसी इमोशन के वो ट्रिगर दबाता है और उस जीव की लाइफ खत्म कर देता है। जैसे ही बॉस की बॉडी पर्पल पार्टिकल्स में बदलने लगती है, हमारा हीरो जमीन से एक पर्पल मैजिक स्टोन उठा लेता है। एम्मा एक्साइटमेंट में अपनी सबमशीन गन्स लहराते हुए उसकी तरफ दौड़ती है और बताती है कि उसने क्वीन को भी खत्म कर दिया है। अचानक एक नोटिफिकेशन आता है जो बताता है कि उन्होंने वुल्फ माइन को सिर्फ 9 मिनट और 48 सेकेंड में क्लियर कर लिया है क्योंकि ये एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड है। प्रीस्टेस खुशी से झूम उठती है। एलन टाइम नोट करता है और चुपचाप डिसाइड करता है कि वो बाद में अकेले आकर इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा ताकि टॉप स्पॉट उसका हो। डंजन खत्म होने के बाद वो दोनों ब्लू एग्जिट पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। डंजन के बाहर लोकल विलेजर्स दूसरे एडवेंचरर्स को उनकी हेल्प के लिए थैंक्स कह रहे हैं। जब हमारा हीरो और उसकी साथी भीड़ के बीच से जा रहे होते हैं, तब प्रीस्टेस उस सबमशीन गन के बारे में पूछती है जो उसके हाथ में है। एलन कैजुअली उससे कहता है कि वो इसे इस्तेमाल करना जारी रख सकती है। उनकी मौजूदगी से पास के एडवेंचरर्स में हलचल मच जाती है क्योंकि वो उन्हें लुकास के साथ हुई बहस से पहचान लेते हैं। उन्हें लगता है कि इन दोनों के लिए इतनी जल्दी खत्म करना इम्पॉसिबल है और वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये नौसिखिए पक्का हार मानकर भाग आए होंगे। हमारा हीरो रुकता है और उन्हें करेक्ट करने के लिए पीछे मुड़कर देखता है और साफ कहता है कि उन्होंने डंजन पहले ही क्लियर कर लिया है। ये सुनकर बाकी एडवेंचरर्स हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। वो ये तक ऑफर देते हैं कि अगर वो सच बोल दे तो वो लुकास को उसकी कायरता के बारे में नहीं बताएंगे। एलन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उनसे पीछे वाले रिकॉर्ड क्रिस्टल को चेक करने के लिए कहता है क्योंकि अब उनके नाम टॉप पर होने चाहिए। चेक करने वालों को लगता है कि ये मजाक है क्योंकि एक लेवल 15 का क्राफ्टर इस एरिया की लेवल रिक्वायरमेंट तक पूरी नहीं कर सकता। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना तो दूर की बात है। जब आखिर में एक आदमी क्रिस्टल को टच करता है तो ऑफिशियल रैंकिंग देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भीड़ सदमे में जम जाती है जब वो देखती है कि एलन और एम्मा ने वाकई 9 मिनट 48 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक कमजोर समझे जाने वाली क्लास ने वो कर दिखाया जिसे करने में बाकी सबको बहुत टाइम लगता है। हमारा हीरो हवा में कई गन्स दिखाकर एक हिंट देता है और समझाता है कि उसके ये यूनिक वेपन्स ही उनके कंफ्यूजन का जवाब है। एक एडवेंचरर सबमशीन गन को चेक करता है और 153 की अटैक पावर देखकर हैरान रह जाता है जो उनके लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा है। एम्मा खुशी खुशी दिखाती है कि वेपन यूज करना कितना आसान है, जबकि भीड़ उस गियर को देखने के लिए बेचैन होने लगती है। जैसे ही एलन अपना टाइम बचाने के लिए वहां से निकलता है, वो सफेद बालों और लाल कपड़ों वाली एक लड़की के पास से गुजरता है जो उसे अपनी पीली आंखों से बड़े ध्यान से देख रही है। वो चुप रहती है जब वो दूर चला जाता है। कुछ मिनटों बाद लुकास और उसकी टीम डंजन पोर्टल से बाहर निकलते हैं। वो थके हुए हैं पर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। 50 मिनट से भी कम टाइम में खत्म करने के बाद उस स्वॉर्ड्समैन को यकीन है कि वो टाइम अटैक जीत गए हैं। वो अपने साथियों के साथ जमीन पर बैठ जाता है ताकि नौसिखियों के बाहर आने पर उनका मजाक उड़ा सके। उसके साथी हंसते हुए कहते हैं कि वो बच्चे अब तक मर चुके होंगे। वो एडवेंचरर जिसने पहले क्रिस्टल चेक किया था लुकास के पास आता है और उसे बताता है कि उसके अपोनेंट्स घर जा चुके हैं। स्वॉर्ड्समैन पहले तो हंसता है और सोचता है कि वो डर कर भाग गए, लेकिन वो आदमी उसे बताता है कि उन्होंने एक्चुअली डंजन क्लियर कर लिया है। लुकास को यकीन नहीं होता कि वो दोनों उसका टाइम बीट कर सकते हैं, पर वो एडवेंचरर जोर देकर कहता है कि उन्होंने हिस्ट्री में सबसे तेज क्लियर किया है। ये खबर सुनते ही वो बुली खुद रिकॉर्ड क्रिस्टल की तरफ लपकता है। जब वो 9 मिनट के टाइम के पास एलन और एम्मा के नाम देखता है तो उसका चेहरा डर और पसीने से पीला पड़ जाता है। ये रियलाइज करते हुए कि वो उससे हार गया जिसे वो नीचा समझता था, लुकास घुटनों के बल गिर जाता है और गुस्से में चिल्लाता है। सीन एक डार्क ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां चांद की रोशनी में एक आदमी डेस्क पर बैठा है। वो एलन और उसके मॉडर्न वेपन्स की फोटो वाली फाइल चेक करता है और नोट करता है कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ताकत उसे असली खतरा बनाती है। वो एक नकाबपोश असैसिन को कमरे में बुलाता है ताकि एक रिक्वेस्ट पर बात कर सके। वो आदमी डेस्क पर फोल्डर और सिक्कों से भरा भारी बैग खिसकाता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो यंग क्राफ्टर अब एक बड़ा टारगेट है। एक आखिरी और डायरेक्ट ऑर्डर के साथ वो असैसिन को एलन को मारने के लिए कहता है। लुकास के बदले से डरकर एम्मा सेफ्टी के लिए अपना बेस शिफ्ट करने का फैसला करती है। कोर्टयार्ड में खड़े होकर वो एलन को उसकी प्रोटेक्शन के लिए थैंक्स कहते हुए झुकती है। जब एलन खुद उस बुली को भगाने का ऑफर देता है तो एम्मा मना कर देती है और कहती है कि एक एडवेंचरर होने के नाते उसे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। एलन उसके फैसले की रिस्पेक्ट करता है और उसे फेयरवेल देता है। एक शरारती अंदाज में
एम्मा उसे मजाक में वार्न करती है कि वो उसका वुल्फ माइंड रिकॉर्ड न तोड़े और फिर वहां से चली जाती है। एक डिजिटल नोटिफिकेशन आता है जो कंफर्म करता है कि एम्मा ने पार्टी छोड़ दी है। कुछ दिनों बाद सीन एक बड़े डेजर्ट कैनियन में शिफ्ट होता है जहां हमारा हीरो अपनी क्राफ्टिंग एबिलिटीज की लिमिट्स टेस्ट करने आया है। अब लेवल 24 पर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी क्राफ्ट स्किल एक्टिवेट करते ही उसके चारों ओर एनर्जी घूमने लगती है। वो मन में सोचता है कि उसकी फ्यूचर एफिशिएंसी इसी के सही तरह से काम करने पर टिकी है। नीली बिजली जमीन पर गिरती है और उसके सामने एक मॉडर्न मिलिट्री टैंक आ जाता है। ये कंफर्म करने के बाद कि टैंक बाहर से एकदम परफेक्ट है, एलन उसके डार्क कॉकपिट के अंदर चढ़ जाता है। वो ये देखकर खुश होता है कि सारे मॉनिटर्स और कंट्रोल्स बिल्कुल सही तरह से बने हैं। लेकिन जब वो व्हीकल को आगे बढ़ने की कमांड देता है तो वो वहीं खड़ा रहता है। फिर रियलाइज होता है कि हालांकि वो AK-47 या ट्रैप्स जैसी कॉम्प्लेक्स चीजें बना सकता है, पर पानी, बिजली और गैसोलीन जैसी लिक्विड या अनस्ट्रक्चर्ड चीजें नहीं बना सकता। लकीली ये फेलियर उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही था और उसके पास पहले से ही एक कार्ड तैयार है। क्योंकि जीरो फैंटेसी ऑनलाइन की दुनिया में मैजिक स्टोन्स एनर्जी के मेन सोर्स हैं, उसे लगता है कि उसकी मॉडर्न मशीनें भी उन्हीं से चल सकती हैं। वो डैशबोर्ड के एक स्लॉट में ग्रीन मैजिक स्टोन लगाता है और टैंक चालू हो जाता है और धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ता है। हालांकि ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि इंजन से धुआं निकलता है और वो अचानक रुक जाता है। जब वो स्लॉट चेक करता है तो पाता है कि पत्थर टूटकर बेकार हो गया है। उसे समझ आता है कि उसके पास अभी एक टैंक संभालने जितनी पावर नहीं है, क्योंकि इतने बड़े मशीन के लिए उसे बहुत हाई क्वालिटी के मैजिक स्टोन्स चाहिए होंगे। टैंक पिक्सल्स में बदलकर गायब हो जाता है और एलन कैनियन में अकेला रह जाता है। इस नाकामयाबी के बावजूद वो इस बात से खुश है कि मैजिक स्टोन्स वाकई पावर सोर्स बन सकते हैं, इसलिए वो कुछ छोटा ट्राई करने का फैसला करता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक वॉइस रिकॉग्निशन ड्रोन क्राफ्ट करता है जिसमें 4 रोटर्स लगे हैं। वो डिवाइस उसके कमांड पर आसमान में उड़ने लगता है और एलन अपने टैबलेट पर लाइव वीडियो फीड देखने लगता है। वो नोट करता है कि अगर वो इसमें गन लगा दे तो इस ड्रोन को लड़ाई के लिए भी यूज किया जा सकता है। फुटेज चेक करते समय उसे पास की चट्टानों के पीछे छिपे हुए कुछ लोग दिखते हैं। ये पहचानते हुए कि उस पर नजर रखी जा रही है, उसे वुल्फ माइंड के गुंडों की याद आती है और वो इन नए लोगों से खतरनाक दुश्मनी महसूस करता है क्योंकि उस पर नजर रखा जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। एलन ड्रम मैगजीन वाली एक सबमशीन गन निकालता है और उन लोगों से सीधे पूछने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। एक ऊंची जगह पर खड़े 5 नकाबपोश असैसिन उसे पास आते हुए देखते हैं। वो लेवल 65 के खिलाड़ी हैं और उन्हें लगता है कि एक लो लेवल प्लेयर उनकी स्टेल्थ स्किल्स की वजह से उन्हें नहीं देख पाएगा। उनका कॉन्फिडेंस तब टूट जाता है जब एलन अचानक उनके बिल्कुल पीछे आ खड़ा होता है। वो ग्रुप शॉक में पीछे की तरफ कूदता है और उनका लीडर, जिसने पर्पल मास्क पहना है, अपनी टीम को उस लड़के को मारने का ऑर्डर देता है क्योंकि अब वो पकड़े जा चुके हैं। एक असैसिन एलन के वेपन की स्पीड को लेकर फिक्र जताता है, पर बॉस उस खतरे को इग्नोर कर देता है। उसे गलतफहमी है कि एलन की गन्स इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और वो अपनी टीम को याद दिलाता है कि उनका टारगेट सिर्फ लेवल 20 के आसपास है। हमारा हीरो उन्हें ठंडी नजरों से देखता है और लीडर से कहता है कि उसे गलतफहमी हुई है और फिर उसे बेवकूफ कहता है। एसन एलन को कैनियन के किनारे पर घेर लेते हैं और लीडर अपनी टीम को मजाक में डरपोक कहता है जब वो हाई लेवल स्टेल्थ स्किल्स यूज करके गायब हो जाते हैं। एलन समझ जाता है कि उसका सामना हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल से है, पर वो शांत रहता है क्योंकि उसने रैपिड फायर वाला वेपन चुना है। जैसे ही एक असैसिन पीछे से ब्लेड लेकर उस पर झपटता है और कहता है कि ये गन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, एलन घूमकर ट्रिगर दबा देता है। सबमशीन गन तेजी से चमकती है और 5 आदमियों को गोलियों से छलनी कर देती है। उन नकाबपोश आदमियों के गिरते ही हमारा हीरो कहता है कि अगर वो सबमशीन गन वाले किसी बंदे को चैलेंज करना चाहते थे तो उन्हें बेहतर प्लान के साथ आना चाहिए था। वो उस घायल लीडर की तरफ बढ़ता है जो जमीन पर कांप रहा है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि गोलियों से सच में चोट लग सकती है। एलन समझाता है कि हालांकि वो नॉर्मली इंसानों को चोट न लगे इसलिए वेपन्स पर सेफ्टी लगाकर रखता है, पर उसने उसे हटा दिया क्योंकि वो लोग शुरू से ही संदिग्ध लग रहे थे। वो गन की नली उस आदमी के सिर पर टिका देता है और पूछता है कि उन्हें किसने भेजा है। बॉस एक डरावनी मुस्कान देता है और समझाता है कि असैसिन होने के नाते वो बस वही काम करते हैं जो उन्हें दिया जाता है। वो एलन से कहता है कि भले ही उसने कुछ गलत न किया हो, पर एक बड़ा आदमी उसे मरा हुआ देखना चाहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इससे पहले कि हमारा हीरो उस क्लाइंट के बारे में और जान पाता, असैसिन एक छिपी हुई जहर की गोली खा लेता है और मर जाता है। बॉडी के गायब होने के बाद एलन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि कोई लेवल 24 के प्लेयर से क्यों डरेगा। उसके ख्यालों में तब रुकावट आती है जब सफेद बालों वाली एक लड़की पास में दिखाई देती है। वो उन पुराने असैसिन को हराने के लिए उसकी तारीफ करती है और जब एलन शक में पूछता है कि क्या वो उनके साथ है तो वो हंसकर कहती है कि वो एक्चुअली उसकी साइड पर है। एलिसा नाम की ये लड़की पार्टनरशिप का प्रपोजल देती है और कहती है कि टीम बनाने में दोनों का फायदा है। एलन फौरन उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और साफ कहता है कि उसे टीम वर्क की कोई जरूरत नहीं है। एम्मा की वुल्फ माइंड वाली याद उसके दिमाग में आती है जिससे उसे मानना पड़ता है कि कम से कम एक इंसान तो ऐसा था जिसके साथ उसने काम किया था। एलिसा उसके इस रूखे बर्ताव से परेशान हो जाती है
पर उसका ध्यान खींचने के लिए अपनी तरकीब बदलती है। मरे हुए असैसिन के पास खड़ी होकर वो बताती है कि उसे पता है उन्हें किसने भेजा था और वो ये जानकारी देने के बदले उसकी मदद मांगती है। ये सुनकर एलन पीछे मुड़ता है और उसे बड़े सीरियस होकर देखता है। जवाब देने से पहले मेलिसा कंफर्म करना चाहती है कि क्या वही वो एडवेंचरर है जिसने वुल्फ माइन का स्पीड रिकॉर्ड तोड़ा था। उसे ये सवाल फालतू लगता है और वो कहता है कि वो उसका स्टेटस चेक कर ले, पर वो बताती है कि उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक से छिपी हुई है। ये रियलाइज करते हुए कि उसने शायद गलती से अपनी सेटिंग्स बदल दी थी, वो अपनी इन्फॉर्मेशन सबको दिखाने के लिए इंटरफेस एडजस्ट करता है। जब स्टेटस स्क्रीन सामने आती है तो मेलिसा ये देखकर हैरान रह जाती है कि रिकॉर्ड बनाने वाला हीरो सिर्फ लेवल 24 का है। वो मन में मानती है कि उसने उसे कम से कम लेवल 80 का एक्सपेक्ट किया था और उसके कम लेवल को देखकर दंग रह जाती है। बराबरी के लिए वो भी अपना स्टेटस दिखाती है, जिससे पता चलता है कि वो लेवल 50 की सोर्सरर है। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद एलन फिर से उसी टॉपिक पर आता है कि उसे मारने की सुपारी किसने दी है। मेलिसा कंफर्म करती है कि उसे उस आदमी का नाम बताने के बदले कुछ चाहिए और अपनी कीमत बताने के लिए आसमान की तरफ इशारा करती है। बादलों के बहुत ऊपर क्रिस्टल स्काई कैसल है, जो एक टॉप लेवल डंजन है और वहां के लिए लेवल 50 की जरूरत होती है। वो समझाती है कि वो एरिया बहुत डेंजरस है क्योंकि वहां बहुत सारे अलग अलग मॉन्स्टर्स और बॉसेस हैं जिनके लिए पहले से तैयारी करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस कैसल में कई जानलेवा ट्रैप्स भी हैं जो बड़े एडवेंचरर्स को भी मार सकते हैं। इसलिए इसे बहुत ही मुश्किल माना जाता है। डंजन के बिल्कुल नीचे क्रिस्टल ड्रैगन रहता है, जो एक बहुत ही पावरफुल बॉस है। सोर्सरर चाहती है कि एलन उस फाइनल बॉस से मिलने वाला जेड ड्रैगन ऑर्ब हासिल करने में उसकी मदद करे। हालांकि उसे शक है कि लेवल 24 का प्लेयर वहां सरवाइव कर पाएगा, पर हमारा हीरो बिना झिझके डील मान लेता है। इतनी जल्दी हाँ सुनकर मेलिसा शॉक हो जाती है। उसे लगता है कि क्या उसने खतरे और लेवल की वार्निंग सुनी भी है या नहीं। एलन कैजुअली उसकी बातों को टाल देता है और कहता है कि वो शायद इस डंजन के बारे में उससे कहीं ज्यादा जानता है। मन ही मन वो सोचता है कि उसने अपनी पिछली लाइफ में ये कैसल अनगिनत बार क्लियर किया है। वो बस इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि उसे उस इंसान को खत्म करना है जो उसे टारगेट कर रहा है, ताकि वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपना काम कर सके। वो निकलने की तैयारी करते हैं तो मेलिसा उसे एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताने के लिए रोकती है। क्योंकि कैसल बहुत ऊंचाई पर है, एडवेंचरर्स को वहां जाने के लिए टेलीपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ता है। एलन को समझ आता है कि ये ओरिजिनल गेम में टेलीपोर्टेशन एनपीसी से बात करने जैसा ही है। किस्मती से टेलीपोर्टेशन के लिए लेवल 40 होना जरूरी है, जिसका मतलब है कि लो लेवल प्लेयर्स वहां नहीं जा सकते क्योंकि वो सिर्फ लेवल 24 का है। मेलिसा को लगता है कि वो फंस गए हैं। वो ये भी कहती है कि सिर्फ 2 लोगों की टीम काफी नहीं है। उसका कहना है कि उन्हें डिफेंस के लिए एक टैंक और हीलर की जरूरत होगी। सोर्सरर होने के नाते जो एरिया मैजिक यूज करती है, वो समझाती है कि वो अकेले बॉस को हराने जितना डैमेज नहीं दे सकती। वो एलन को लेवल 40 तक पहुंचाने के लिए 3 महीने तक ट्रेनिंग करने का सजेशन देती है, पर वो इंतजार करने से मना कर देता है। वो समझाता है कि उसका गोल लेवल 999 तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला इंसान बनना है और वो लेवल रिक्वायरमेंट जैसी छोटी बातों की वजह से रुकना नहीं चाहता। मेलिसा को ये इम्पॉसिबल लगता है, पर वो यंग क्राफ्टर दुनिया के मैकेनिक्स को समझना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि भले ही कैसल उड़कर जाने के लिए बहुत ऊंचा है, पर वहां पहुंचने का कोई ना कोई फिजिकल तरीका जरूर होगा। वो अपनी क्राफ्ट स्किल यूज करता है और एक छोटा ड्रोन बनाता है जिसे वो ब्लू मैजिक स्टोन से पावर देता है। ऐसा कंफ्यूजन में देखती है जब वो डिवाइस चालू होता है और उसके कमांड्स को फॉलो करता है। ड्रोन बादलों के पार जाता है और कैसल की दीवारों तक पहुंच जाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि वहां जाने से रोकने वाली कोई जादुई दीवार नहीं है। मेलिसा एक्साइटेड होकर कहती है कि उन्हें ऐसा ही एक बड़ा ड्रोन बनाना चाहिए, पर एलन इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। वो समझाता है कि एक बड़ा ड्रोन बहुत ज्यादा फ्यूल खाएगा और पक्का क्रैश हो जाएगा। वो उसे ये कहकर और भी हैरान कर देता है कि उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है और वो अकेला ही इस डंजन को क्लियर कर सकता है। वहां पहुंचने की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो बताता है कि वो मैजिक स्टोन्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला। इसके बजाय वो एक बिल्कुल अलग एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करने वाला है। ये सुनकर वो सोर्सरर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। देन उसे अपना प्लान समझाता है कि उनकी इस जर्नी के लिए एनर्जी सोर्स एक्चुअली खुद मेलिसा है। वो ये सुनकर शॉक हो जाती है, पर वो उसे याद दिलाता है कि एक सोर्सरर आग और हवा जैसी चीजों को कंट्रोल कर सकती है। उसका इरादा उन स्किल्स को फ्यूल की तरह यूज करने का है। वो अपनी क्राफ्ट स्किल एक्टिवेट करता है और कुछ बनाने के लिए ब्लू डिजिटल पार्टिकल्स का इस्तेमाल करता है। जमीन पर एक बड़ी टोकरी और सफेद कपड़ा आ जाता है, जिसे वो हॉट एयर बलून बताता है। काम शुरू करने के लिए वो मेलिसा से बास्केट में बैठने और हवा के जादू से बलून को फुलाने के लिए कहता है। वो अपनी पावर पर फोकस करती है और ग्रीन विंड मैजिक से बलून को पूरी तरह भर देती है। इसके बाद एलन समझाता है कि ऊपर उठने के लिए उन्हें अंदर की हवा को गर्म करना होगा। वो उसे फ्लेम हैंड नाम का स्पेल यूज करने को कहता है क्योंकि इसमें सबसे कम माना खर्च होता है। जैसे ही वो अपने हाथों पर ऑरेंज फ्लेम्स लपेटती है, बैलून के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और बास्केट अचानक जमीन से ऊपर उठ जाती है। मेलिसा अचानक ऊपर जाने से डर जाती है, लेकिन एलन शांति से समझाता है कि वे एयर डेंसिटी के फर्क की वजह से हवा में तैर रहे हैं। वो उसे वार्न करता है कि डंजन पहुंचने तक उसे आग जलाए रखनी होगी
क्योंकि हवा ठंडी हुई तो वे गिरकर मर सकते हैं। हालांकि वो लड़ाई शुरू होने से पहले अपना माना बर्बाद करने को लेकर परेशान है, पर वो उसे भरोसा दिलाता है कि सामने आने वाले दुश्मनों से वो खुद निपट लेगा। उसकी ये चतुराई देखकर मेलिसा उसे बड़े अचरज और क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगती है। उसका लेवल कम होने के बावजूद उसे यकीन होने लगता है कि शायद वे साथ मिलकर इस टॉप टियर डंजन को क्लियर कर पाएंगे। दोनों सही सलामत क्रिस्टल स्काई कैसल के पत्थर वाले गेट्स पर पहुंच जाते हैं। मेलिसा थक चुकी है और उड़ने के लिए ताकत लगाने की वजह से कौंप रही है, लेकिन एलन उसे अच्छे काम के लिए बधाई देता है। जैसे ही वे हॉलवे में घुसते हैं, वे देखते हैं कि कई दूसरे एडवेंचरर ग्रुप्स पहले से ही अंदर हैं। हमारा हीरो नोटिस करता है कि ये एक ओपन डंजन है, मतलब वे दूसरों के साथ रेस में हैं। अगर कोई दूसरा ग्रुप पहले जीत गया तो इन्हें बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए वो फैसला करता है कि वे कमजोर मॉन्स्टर्स को छोड़कर सीधे गोल की तरफ भागेंगे। जब वे कैसल के अंदर भाग रहे होते हैं, मेलिसा तीनों फ्लोर्स के लेआउट को समझाने की कोशिश करती है। तब हैरान रह जाती है जब एलन बताता है कि उसे पहले से पता है कि आगे बढ़ने के लिए लोअर फ्लोर से 3 क्रिस्टल्स इकट्ठे करने होंगे। वो मजाक में ये बताने से मना कर देता है कि उसे ये कैसे पता चला, और उसे उसके पुराने सीक्रेट्स रखने वाले बर्ताव की याद दिलाता है। उनकी प्रोग्रेस अचानक रुक जाती है जब वे कोने पर मुड़ते हैं और देखते हैं कि एक लेवल 45 का अबिस माइनोटॉर एडवेंचरर्स की भीड़ का रास्ता रोके खड़ा है। मेलिसा सुझाव देती है कि वे लड़ाई से बचने के लिए कोई दूसरा फ्लोर ढूंढे, लेकिन एलन लंबे रास्तों पर टाइम वेस्ट करने से मना कर देता है। एलन वहां रुके हुए एडवेंचरर्स के पास से गुजरता है और कहता है कि अगर वे लड़ने वाले नहीं हैं तो साइड हट जाएं। दूसरे योद्धा उसका लो लेवल देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और मजे लेते हुए उस रूकी को अकेले बॉस से लड़ने के लिए कहते हैं। मेलिसा उसे घबराते हुए वार्न करती है कि उसकी माना अभी तक रिकवर नहीं हुई है, पर हमारा हीरो बेफिक्र रहता है। वो सैंडवॉर्म से निकाला हुआ एक मैजिक स्टोन निकालता है और अपनी क्राफ्ट स्किल एक्टिवेट करता है। उसके हाथों में एक लॉन्चर आ जाता है जिसकी अटैक पावर बोनस मिलाकर 30,000 से भी ज्यादा है। जैसे ही माइनोटॉर दहाड़ता है और हमला करने के लिए तैयार होता है, एलन शांत चेहरे के साथ ट्रिगर दबा देता है। एक बड़ा धमाका बॉस को घेर लेता है और उसे तुरंत खत्म कर देता है। आसपास के एडवेंचरर्स इस वन शॉट किल को देखकर दंग रह जाते हैं और तभी बॉस के हारने का नोटिफिकेशन आता है। इस जीत से हमारा हीरो लेवल 25 पर पहुंच जाता है। जब बाकी लोग ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि अभी क्या हुआ, एलन शांति से इनाम वाला पीला क्रिस्टल और मॉन्स्टर का नया मैजिक स्टोन उठा लेता है। वो तुरंत अगले एरिया की तरफ भागता है और मेलिसा ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या क्राफ्टर जॉब वाकई में बेकार क्लास है। आखिरकार वे एक अंधेरी खाई के ऊपर पहुंचते हैं जिसे पाथ ऑफ द अबिस कहा जाता है। एडवेंचरर्स की भीड़ यहाँ रुकी हुई है क्योंकि फर्श आगे से कटा हुआ लग रहा है। हमारा हीरो समझाता है कि रास्ता गायब नहीं हुआ है, बल्कि वो बस ट्रांसपेरेंट है। तरह दिखाने के लिए वो देखता है कि कैसे एक आदमी आगे बढ़ता है और अंधेरे में गिर जाता है। एलन कहता है कि वैसे तो तरीका यह है कि स्टाफ से फ्लोर को चेक किया जाए, पर ऐसा करने से बाकी लोग भी पीछे पीछे आ जाएंगे और भीड़ कर देंगे। मेलिसा उसे ब्रिज बनाने को कहती है, पर वो बताता है कि अगर यहाँ स्किल्स काम करती तो लोग फ्लाइट मैजिक ही यूज कर लेते। वो उसे स्पेल यूज करने को कहता है और उसे एहसास होता है कि इस एरिया में मैजिक और स्किल्स पूरी तरह से बैन है। इसका मतलब एलन भी अपनी क्राफ्ट एबिलिटी यूज नहीं कर सकता, पर वो अभी भी कॉन्फिडेंट है और एक दूसरा रास्ता निकालने को तैयार है। वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है और मिडिल फ्लोर्स तक पहुंचने के लिए अब बस 2 क्रिस्टल्स ढूंढने बाकी हैं। भले ही डंजन में मैजिक बैन होने की वजह से वो अपनी क्राफ्ट एबिलिटी सीधे यूज नहीं कर सकता। उसे पता है कि वो अपनी इन्वेंट्री से वो चीजें निकाल सकता है जो उसने पहले से तैयार कर रखी हैं। वो कई लेंस वाला एक नीला डिजिटल डिवाइस निकालता है जिसे देखकर मेलिसा और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। एलन बताता है कि ये नाइट विजन गॉगल्स हैं जो उसने एक चमगादड़ वाले मैजिक स्टोन से बनाए थे। ये गॉगल्स इंफ्रारेड लाइट की मदद से छिपे हुए रास्ते को देख सकते हैं जो आम आंखों से नजर नहीं आता। ये जानकर मेलिसा हैरान रह जाती है। उसे बैलून वाली राइड याद आती है जहां एलन क्राफ्टिंग में बिजी था जबकि वो बस नजारे देख रही थी। उसे एहसास होने लगता है कि उसके पार्टनर को डंजन के बारे में इतनी जानकारी है जो किसी नए खिलाड़ी के लिए मुमकिन नहीं है। जैसे ही वो गॉगल्स पहनता है, एलन को सब कुछ हरे रंग के ट्रांसपेरेंट भूल भुलैया जैसा दिखने लगता है, जिससे उसे ठीक ठीक पता चल जाता है कि फर्श कहाँ है। वक्त बचाने के लिए और गिरने से बचने के लिए वो अचानक मेलिसा को प्रिंसेस कैरी स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है। अचानक हुए इस फिजिकल कांटेक्ट से वो घबरा जाती है, पर वो उसे चुप रहने को कहता है ताकि उसकी जीभ न कट जाए। फिर वो सीधे खाली हवा में दौड़ पड़ता है और अदृश्य रास्ते पर बहुत तेजी से भागता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े दूसरे एडवेंचरर्स बस देखते रह जाते हैं जब एक लो लेवल प्लेयर उस खाई के ऊपर उड़ता हुआ सा दिखता है। मेलिसा उसे धीरे चलने के लिए कहती है, लेकिन एलन बिल्कुल शांत रहता है जब तक कि वे दूसरी तरफ की जमीन पर सही सलामत नहीं पहुंच जाते। जल्द ही वे एक तिराहे पर पहुंचते हैं जहां रास्ता 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। हमारा हीरो कहता है कि वैसे तो दोनों रास्ते क्रिस्टल तक जाते हैं, पर मेलिसा की सेफ्टी के लिए साथ रहना बेहतर है। वो मानता है कि अगर वो मर गई तो वो उन हत्यारों के बारे में जानकारी खो देगा जो उसे अपना निशाना बना रहे हैं। इस वजह से वे पाथ ऑफ कंडमनेशन की तरफ बढ़ते हैं जो एक संकरा पुल है और जहां बड़े बड़े खून से सने कुल्हाड़े झूल रहे हैं। इस एरिया में मैजिक की पाबंदी हटने के बाद एलन एक राइफल निकालता है
और कई शॉट्स मारकर उन ट्रैप्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मेलिसा को राहत मिलती है कि उसका मैजिक भी वापस आ गया है और वे रूम ऑफ प्रेसिपाइस की तरफ भागते हैं। एक बहुत ऊंची दीवार के सामने खड़े होकर वे देखते हैं कि उस पर बैंगनी रंग की फिसलन भरी स्लाइम लगी है जिस पर चढ़ना नामुमकिन है। मेलिसा फिर से बैलून यूज करने को कहती है, पर एलन समझाता है कि इस छोटी सी बाधा के लिए उतना बड़ा डिवाइस यूज करना ठीक नहीं होगा। इसके बजाय वो अपनी क्राफ्ट स्किल से रेलिंग और कंट्रोल पैनल वाला एक मेटल प्लेटफॉर्म खड़ा कर देता है। बताता है कि ये एक एलिवेटर है जो मेलिसा के लिए एकदम नई चीज है। बस एक बटन दबाते ही प्लेटफॉर्म उन्हें सीधे ऊपर ले जाता है जहां वे दूसरा क्रिस्टल हासिल कर लेते हैं। आखिरी क्रिस्टल की तलाश उन्हें रूम ऑफ द पॉइजन स्वैम्प में ले जाती है जो जहरीले पानी की हरी झील से भरी एक गुफा है। मेलिसा को किसी शानदार इन्वेंशन की उम्मीद थी, पर जब एलन सिर्फ एक लकड़ी की नाव बनाता है तो वो थोड़ी निराश हो जाती है। वो समझाता है कि सिंपल प्रॉब्लम के लिए सिंपल सॉल्यूशन ही बेस्ट है, पर वो जानबूझकर चप्पू नहीं बनाता। इस वजह से मेलिसा को इंजन की तरह काम करना पड़ता है और अपनी विंड मैजिक से नाव को उस जहरीली झील के पार ले जाना पड़ता है। उसे लगता है कि सारा काम वही कर रही है, पर वे जल्दी ही पेडेस्टल तक पहुंचकर तीसरा और आखिरी क्रिस्टल ले लेते हैं। जैसे ही वे फ्लोर खत्म करते हैं, मेलिसा सोचती है कि यह सफर कितना आसान रहा। जहां एलन अपनी कामयाबी का क्रेडिट क्राफ्टर जॉब को देता है, वहीं मेलिसा समझ जाती है कि असली वजह खुद एलन की काबिलियत है। उसे जाते हुए देखती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो एक ऐसे एडवेंचरर को देख रही है जो आगे चलकर इतिहास बनाएगा। कुछ मिनटों बाद वे ट्रांसफर रूम में पहुंच जाते हैं। एलन तीनों चमकते क्रिस्टल्स को बीच वाले पेडेस्टल में लगाता है जिससे टेलीपोर्टेशन शुरू हो जाता है और वे मिडिल फ्लोर्स पर पहुंच जाते हैं। वे नीली रोशनी वाले एक हॉल में पहुंचते हैं जहां सामने एक गहरा नीला पोर्टल घूम रहा है। हमारा हीरो कहता है कि इसका लेआउट बड़ा अजीब है, जैसे डंजन के अंदर डंजन हो, जैसे मात्रियोशका डॉल होती है। जब मेलिसा पूछती है कि वो क्या है, तो वो वादा करता है कि कैसल जीतने के बाद वो उसके लिए एक बना देगा। मगर आखिरी पोर्टल में घुसने से पहले मेलिसा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो उसे रोकती है और अपने सीने पर हाथ रखकर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए एक मैच का चैलेंज देती है। क्योंकि उसने मिडिल फ्लोर्स की जानकारी जुटाई है, उसे पता है कि पहला हिस्सा एक अंधेरा कमरा है जो कमजोर मॉन्स्टर्स की भीड़ से भरा है। क्योंकि डंजन लड़ाई के दौरान किल्स को रिकॉर्ड करता है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंपटीशन का सुझाव देती है कि कौन ज्यादा दुश्मन मारेगा। एलन उसे बेरुखी से देखता है और कहता है कि ये उसकी तरफदारी है क्योंकि सोर्सरर का काम भीड़ पर हमला करना है, जबकि उसकी गन्स एक बार में एक को मारती हैं। मेलिसा अभी भी उसे उकसाती है और कहती है कि उसका मैजिक सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के काम नहीं आता और वो अपनी क्लास की असली ताकत दिखाना चाहती है। हमारा लड़का शांत रहकर चैलेंज मान लेता है, ये सोचकर कि कंपटीशन से वे फ्लोर जल्दी क्लियर कर लेंगे। वे तय करते हैं कि हारने वाला जीतने वाले को एक बढ़िया टॉप शेल्फ पोर्शन पिलाएगा। मिडल सेक्शन के पहले फ्लोर पर घुसते ही उनका सामना अंधेरे में खड़े 1500 मॉन्स्टर्स की भीड़ से होता है। ट्रायल शुरू होते ही मेलिसा बिना वक्त गंवाए ब्लैक नेबुला नाम का एक बड़ा पर्पल धमाका करती है। चूंकि ये मैजिक एक साथ बहुत सारे दुश्मनों को खत्म कर देता है, उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा हो जाता है। लेकिन तभी एलन आगे बढ़ता है और 500 की जबरदस्त अटैक पावर वाली एक बड़ी गैटलिंग गन निकाल लेता है। भले ही वो इस भारी हथियार को चलाते हुए हिल नहीं सकता, पर इसकी ऑटोमेटिक रीलोडिंग और तेज रफ्तार मॉन्स्टर्स को मक्खन की तरह चीर देती है। मेलिसा एकदम सदमे में आ जाती है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आम मैजिक से बहुत आगे है। उसके हार न मानने के बावजूद दोनों की रफ्तार का फर्क साफ दिखने लगता है। 2 मिनट बाद स्कोरबोर्ड पर फाइनल रिजल्ट्स आ जाते हैं। एलन ने 811 मॉन्स्टर्स मारे, जबकि मेलिसा सिर्फ 689 ही मार पाई। जब हमारा हीरो शांति से खड़ा होता है, मेलिसा थकान की वजह से जमीन पर बैठ जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो अपनी ही फील्ड में हार गई। वो उसे उदास न होने को कहता है और मजाक में कहता है कि उसने गलत अपोनेंट चुन लिया था। मेलिसा उसे जाते हुए देखती है। उसे एहसास हो गया है कि उसका पाला एक ऐसे इंसान से पड़ा है जो इस दुनिया के सारे लॉजिक को फेल कर देता है। वे दूसरे मिडिल फ्लोर के हॉल में पहुंचते हैं, जिसे एलन क्रिस्टल ड्रैगन के कमरे से पहले की आखिरी रुकावट बताता है। मेलिसा कहती है कि उसके साथ ये डंजन बहुत आसान लग रहा है, पर तभी हॉल के आखिर में एक तेज रोशनी होती है और उनकी बात रुक जाती है। एक बड़ा क्रिस्टल ओगर एक क्रिस्टल मैंटिकोर पर सवार होकर आता है। दोनों का लेवल 50 है। मेलिसा को लगता है कि उन्हें अलग अलग करना पड़ेगा, पर एलन के पास एक सीधा सॉल्यूशन है। वो एक ब्लैक रॉकेट लॉन्चर बनाता है। हालांकि मेलिसा नोटिस करती है कि इसकी 16,000 अटैक पावर पहले वाले से कम है। हमारा हीरो समझाता है कि ये एक स्टैंडर्ड वर्जन है, न कि ओवर बूस्टेड। मतलब ये एक शॉट के बाद टूटेगा नहीं। जैसे ही बॉस हमला करते हैं, एलन को समझ आ जाता है कि मैंटिकोर बहुत तेज है और सीधे हमले से बच जाएगा। इसलिए वो अपनी चाल बदलता है और मेलिसा को जमीन पर बर्फ जमाने के लिए कहता है। जैसे ही फर्श पर बर्फ जमती है, भागता हुआ मॉन्स्टर अपनी रफ्तार बनाए रखने के लिए हवा में उछलने पर मजबूर हो जाता है। हमारा लड़का यही चाहता था, क्योंकि बिना पंख वाला जीव हवा में उछलने के बाद अपनी दिशा नहीं बदल सकता। वो सीधे हमले से लड़ाई खत्म करना चाहता है, पर ओगर मैंटिकोर की पीठ को सीढ़ी बनाकर और भी ऊपर उछल जाता है। रॉकेट से मैंटिकोर तो खत्म हो जाता है, पर ओगर को कुछ नहीं होता और वो अपनी गदा लेकर ऊपर से हमला करने नीचे आता है।
हमारा हीरो इस तरह के मूवमेंट से हैरान रह जाता है जो गेम के लॉजिक में नहीं होना चाहिए था। जैसे ही ओगर का साया उस पर पड़ता है, मेलिसा घबरा जाती है क्योंकि एलन सिर्फ लेवल 25 का है और उसके पास कोई आर्मर भी नहीं है। उसे पता है कि लेवल 50 के बॉस का एक ही वार उसे तुरंत मार देगा। उसे बचाने के लिए वो आगे दौड़ती है, ये सोचकर कि हमला खुद झेल लेगी, पर उसे डर लगता है कि वो वक्त पर नहीं पहुंच पाएगी। मेलिसा घबराकर एलन का नाम चिल्लाती है क्योंकि ओगर अपनी भारी गदा लेकर नीचे आ रहा होता है। वो जीव अपनी पूरी ताकत लगाकर ऐसा वार करता है जिससे लड़ाई वहीं खत्म हो जाए। खतरे के बावजूद हमारा लड़का अपनी जगह पर डटा रहता है और ऊपर की तरफ हैंडगन तान देता है। वो एकदम शांत रहकर हिसाब लगाता है कि भले ही ओगर ने बचने के लिए मैंटिकोर का सहारा लिया, पर जो अभी हो रहा है वो भी उसके प्लान का हिस्सा है। अचानक वहां एक धमाका होता है और नोटिफिकेशन आता है कि उसका वेपन रीलोड हो रहा है। एलन कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा रहता है क्योंकि उसने पहले ही इस टाइमिंग के बारे में सोच लिया था। आग का एक और बड़ा धमाका होता है जिससे मेलिसा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। धुआं छींटने के बाद एक बैज आता है जो बताता है कि एलन अब लेवल 26 का हो गया है। राहत की सांस लेता है क्योंकि नतीजा बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा उसने सोचा था। मेलिसा उसे हैरानी से देखती है कि उसने दोबारा कैसे गोली चलाई जबकि उसे लगा था कि गोलियां खत्म हो गई हैं। एलन समझाता है कि उसके रॉकेट लॉन्चर में ऑटो रिलोड फंक्शन है जो गोलियां खत्म होते ही खुद एक्टिवेट हो जाता है। मानता है कि सिचुएशन खतरनाक थी और अगर वक्त पर रीलोड नहीं होता तो वो मर जाता। मौत के इतने करीब होने के बाद भी मेलिसा को वो बहुत शांत लगता है। यंग क्राफ्टर कहता है कि वो इसलिए शांत है क्योंकि उसने लड़ाई शुरू होने से पहले ही दूसरे शॉट की प्लानिंग कर ली थी। बचे हुए मलबे से पर्पल मैजिक स्टोन उठाकर वो अब अपने आखिरी टारगेट क्रिस्टल ड्रैगन की ओर बढ़ता है। मेलिसा उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि उसने कई बहादुर एडवेंचरर्स देखे हैं, पर एलन जैसा कॉन्फिडेंस किसी में नहीं। उसे एहसास होता है कि उसकी यही ताकत उसकी जान की दुश्मन बनी हुई है। दोनों आखिरकार कैसल के ऊपरी फ्लोर्स पर पहुंच जाते हैं जहां उनके सामने एक विशाल सोने का दरवाजा है। मेलिसा लड़ाई की तैयारी करती है पर एलन उसे रोकता है और कहता है कि यह दरवाजा बस दिखावे के लिए है। वो बताता है कि यहाँ भी मिडिल फ्लोर जैसा पोर्टल सिस्टम है और अगर पोर्टल नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है कि कोई पहले से अंदर लड़ रहा है। ये सुनकर मेलिसा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे डर है कि अगर किसी और ने डंजन क्लियर कर लिया तो उन्हें सब शुरू से करना पड़ेगा। हमारा हीरो कहता है कि घबराने का कोई फायदा नहीं और वो इंतजार करते हुए प्लान बनाने का सुझाव देता है। वो उसे वार्न करता है कि क्रिस्टल ड्रैगन एक एपिक क्लास मॉन्स्टर है जो आम बॉस से भी ज्यादा पावरफुल होता है। इन जीवों में अनोखी खूबियां होती हैं और इस ड्रैगन पर एक डैमेज कैप लगा है जिससे बहुत ज्यादा पावरफुल हमले भी बेकार हो जाते हैं। इस वजह से एलन के बड़े हथियार ज्यादा काम नहीं आएंगे और उन्हें खास प्लान पर डिपेंड होना पड़ेगा। मेलिसा को कहता है कि उसका काम छोटे मोटे दुश्मनों की भीड़ को खत्म करना होगा जबकि वो खुद बॉस और उसके खतरनाक अटैक से निपटेगा। अचानक दीवार पर नीला पोर्टल चालू हो जाता है जिसका मतलब है कि पिछला ग्रुप लड़ चुका है। अंदाजा लगाता है कि दूसरा ग्रुप शायद मारा गया क्योंकि लड़ाई शुरू होने के बाद वहां से निकलना नामुमकिन है। भले ही मेलिसा डरी हुई है पर हमारा लड़का उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वे प्लान के हिसाब से चले तो जीत जाएंगे। जैसे ही वे पोर्टल में कदम रखते हैं वो खुद को याद दिलाता है कि जब तक वो हाईएस्ट लेवल पर न पहुंच जाए वो मर नहीं सकता। वे एक बड़े अखाड़े जैसे मैदान में पहुंचते हैं जहां कई मरे हुए एडवेंचरर्स की बॉडीज पड़ी हैं। इससे पहले कि वे कुछ सोचें, जमीन से काली एनर्जी निकलती है और एक विशाल क्रिस्टल ड्रैगन दहाड़ता हुआ सामने आ जाता है। जैसे ही नीले रंग के छोटे मॉन्स्टर्स उन्हें घेरते हैं, एलन मेलिसा से कहता है कि वो डरे नहीं। वो एक बड़ी गैटलिंग गन निकालता है और तेजी से गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उसे पता है कि बड़े हमलों के लिए डैमेज कैप एक प्रॉब्लम है, इसलिए गैटलिंग गन से लगातार गोलियां चलाना ही इसका सही तोड़ है। मेलिसा हैरान होकर एलन को एपिक क्लास बॉस को रोकते हुए देखती है और फिर वो छोटे दुश्मनों को खत्म करने के लिए अपना जादू चलाने लगती है। लेकिन तभी सीन बदल जाता है जब एलन की गन से क्लिक की आवाज आती है जिसका मतलब है कि उसकी एमो खत्म हो गई है। क्रिस्टल ड्रैगन को मौका मिल जाता है और वो अपना इंस्टेंट किल अटैक ब्लैक डेथ फ्लेम तैयार करने के लिए हवा में उड़ जाता है। जैसे ही ड्रैगन के मुंह में पर्पल एनर्जी जमा होती है, एलन मेलिसा को पीछे हटने के लिए चिल्लाता है। वो आगे कूदता है और अपनी क्राफ्ट एबिलिटी से जमीन से ही एक बड़ी आग रोकने वाली मेटल शील्ड खड़ी कर देता है। उस शील्ड के पीछे छुपकर एलन समझाता है कि जब तक आग उन्हें सीधे नहीं छूती तब तक वो इस खतरनाक हमले से बच सकते हैं। वो अपनी गन के रीलोड होने का इंतजार करता है ताकि वो फिर से हमला कर सके। बदकिस्मती से प्लान फेल होने लगता है जब शील्ड की सतह पर दरारें पड़ने लगती हैं। हमारा हीरो हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ड्रैगन की पावर के आगे ये शील्ड ज्यादा देर नहीं टिकेगी। शील्ड टुकड़े टुकड़े हो जाती है और ड्रैगन के हमले से वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसी जगह पर मरने से इनकार करते हुए एलन की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके चारों तरफ बिजली जैसी एनर्जी धमाके के साथ निकलती है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर क्राफ्ट स्किल एक्टिवेट करता है। जैसे ही स्किल पूरी होती है, एलन के हाथ में एक लाल रंग का मेटल सिलेंडर आ जाता है जिसे देखकर मेलिसा एकदम दंग रह जाती है। वो पूछती है कि ये अजीब चीज क्या है
और वो शांति से बताता है कि ये एक मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर है। वो खुद से कहता है कि इस सिचुएशन के लिए फायर एक्सटिंग्विशर बनाना ही सबसे सही फैसला था। इसे ताकतवर बनाने के लिए उसने इसे एक क्रिस्टल ओग्रे के मैजिक स्टोन के साथ मिला दिया था। हालांकि उसे पक्का नहीं पता कि घर में इस्तेमाल होने वाली चीज किसी मॉन्स्टर को रोक पाएगी या नहीं। फिर भी वो अपनी एबिलिटी पर भरोसा करके ड्रैगन के हमले की तरफ दौड़ पड़ता है। वो नोजल को आगे करता है और उसमें से बहुत सारा सफेद झाग निकलता है। ये स्प्रे सीधा आग से टकराता है और एक ऐसा शॉकवेव पैदा करता है जो ड्रैगन के हमले को पूरी तरह निगल जाता है। मेलिसा ये देखकर दंग रह जाती है कि एक अजीब सी मशीन ने इतने बड़े हमले को बेकार कर दिया। जब मेलिसा उसे हैरानी से देख रही होती है, एलन उस एक्सटिंग्विशर को साइड में फेंक देता है और कहता है कि ये कोई वेपन नहीं, बस अपना काम करने वाला एक टूल है। अब जब खतरा टल गया है, हमारा हीरो अपनी रिलोड की हुई भारी गैटलिंग गन उठाता है और कहता है कि अब काउंटर अटैक का वक्त है। वो ट्रिगर दबाता है और गोलियों की ऐसी बौछार करता है कि ड्रैगन की हेल्थ तेजी से गिरने लगती है। देखकर कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है, मेलिसा भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। वो उसे चिल्लाकर कहता है कि छोटे मॉन्स्टर्स को छोड़ो और सारा ध्यान सिर्फ बॉस पर लगाओ। मेलिसा अपने जादू को उसकी गोलीबारी के साथ मिला देती है, जिससे क्रिस्टल ड्रैगन की हेल्थ 0 हो जाती है और वो टुकड़े टुकड़े होकर गायब हो जाता है। सिस्टम से मैसेज आता है कि ड्रैगन मारा गया, जिससे एलन का लेवल 27 और मेलिसा का लेवल 51 हो जाता है। जब वहां शांति होती है तो मेलिसा देखती है कि इतना बड़ा खतरा होने के बावजूद एलन बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। वो उसकी बात को अनसुना कर देता है और कहता है कि सिर्फ जीतना जरूरी है, और फिर वो जमीन से एक नया मैजिक स्टोन उठा लेता है। जब मेलिसा जेड ड्रैगन ऑर्ब के बारे में पूछती है तो वो एक पत्थर के संदूक की तरफ इशारा करता है जो बॉस के मरने के बाद वहां आया था। वो उसे डंजन रिवॉर्ड्स के बारे में समझाता है और देखता है कि मेलिसा संदूक खोलकर एक लाल रंग का धड़कता हुआ हार्ट शेप का आइटम निकालती है। जैसे ही मेलिसा उस इनाम को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, एलन के तेवर बदल जाते हैं। वो एक हैंडगन निकालता है और उसे गुस्से में मेलिसा के सिर पर तान देता है। वो उसे वार्निंग देता है कि ऑर्ब लेते ही डंजन उन्हें बाहर भेज देगा और उसे उनकी डील अभी भी याद है। वो बाहर जाने से पहले जानना चाहता है कि उसके पीछे हत्यारे किसने भेजे थे। मेलिसा आह भरती है और उसे गन नीचे करने को कहती है और वादा करती है कि वो अपनी बात पूरी करेगी। एलन के गन नीचे करने के बाद वो एक कड़वा सच बताती है। उसे असल में ये नहीं पता कि उस हमले के पीछे कौन सा खास इंसान है। इस पर एलन गुस्से में फिर से अपनी गन उठा लेता है, पर मेलिसा जल्दी से बताती है कि उसे उस ऑर्गेनाइजेशन का पता चल गया है जो इसमें शामिल है। एलन शांत होकर सुनता है जब मेलिसा बताती है कि ये सब एडवेंचरर गिल्ड के लोगों का काम है। ये सुनकर हमारा हीरो हैरान हो जाता है, क्योंकि गिल्ड का असली काम तो डीमन किंग को हराना है। मेलिसा समझाती है कि एलन अपने लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो उनके बने बनाए सिस्टम के लिए खतरा है। अगर डीमन किंग मारा गया तो दुनिया में शांति हो जाएगी और गिल्ड की जरूरत खत्म हो जाएगी। इस वजह से कुछ मेंबर्स टैलेंटेड एडवेंचरर्स को मार रहे हैं ताकि उनकी अपनी नौकरी और पावर बनी रहे। हमारे हीरो को याद आता है कि रेगिस्तान वाले शिकारी ने भी यही कहा था कि बड़े लोगों को उसकी ताकत पसंद नहीं आ रही। मेलिसा आगे बताती है कि गिल्ड के अंदर एक ग्रुप है जिसे डीमन किंग्स रेमनेंट फैक्शन कहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि जंग खत्म हो, हालांकि वो डीमन आर्मी के साथ नहीं मिले हुए हैं। वो कहती है कि इस ग्रुप का लीडर कोई भी हो सकता है, हथियार बेचने वालों से लेकर होटल मालिकों तक जो एडवेंचरर्स से पैसा कमाते हैं। एलन को इस बड़ी साजिश के बारे में जानकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने इरादे पर पक्का रहता है। वो मेलिसा को कहता है कि वो किसी को भी अपने लेवल कैप तक पहुंचने के रास्ते में नहीं आने देगा। फिर वो उससे पूछता है कि बाकी लोग इन हमलों से कैसे बचते हैं, जिस पर मेलिसा अजीब तरीके से अपनी तारीफ करने लगती है। इससे पहले कि वो कुछ और बताती, एक मैजिक एनर्जी स्काई कैसल के सभी लोगों को वापस जमीन पर टेलीपोर्ट कर देती है। अचानक हुए इस बदलाव से सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि किसी ने डंजन जीत लिया है। सब लोग तब हैरान रह जाते हैं जब आसमान में एक बोर्ड आता है जिस पर लिखा होता है कि एलन और मेलिसा की टीम ने बॉस को हरा दिया है। मेलिसा का नाम तो सब जानते थे, पर दूसरे नाम को देखकर सब सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ 2 लोग इतने मुश्किल डंजन को खत्म कर सकते हैं। तभी वो दोनों भीड़ के सामने आते हैं। जब वो शहर की तरफ बढ़ते हैं, मेलिसा पूछती है कि एलन इतनी ऊंचाई से नीचे कैसे जाएगा, क्योंकि उसका लेवल टेलीपोर्टेशन के लिए बहुत कम है। वो बड़े आराम से कहता है कि वो नीचे जाने के लिए एक पैराशूट बना लेगा। उनके जाने से पहले ही कई बड़े एडवेंचरर्स उन्हें घेर लेते हैं। ये लोग ये देखकर हैरान हैं कि सिर्फ 2 लोगों ने ये कर दिखाया, और वो मेलिसा को सेलिब्रिटी मानने लगते हैं। मेलिसा पहले तो खुश होती है, पर फिर वो एलन की तरफ इशारा करके बताती है कि असली मेहनत उसने की है। लेकिन जब भीड़ उसका लेवल 27 और क्लास क्राफ्टर देखती है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लोग क्राफ्टर की जॉब को बेकार समझते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई कम लेवल वाला ये सब कर सकता है। एलन सोचता है कि ये अपनी गन्स प्रमोट करने का अच्छा मौका है, पर वो रुक जाता है। वो नहीं चाहता कि गिल्ड के विलन्स का ध्यान उस पर और ज्यादा जाए। वो भीड़ से झूठ बोल देता है कि मेलिसा ने अकेले ही ड्रैगन को हराया और उसने बस छोटी मोटी मदद की। मेलिसा पहले तो हैरान होती है, पर फिर समझ जाती है कि वो खुद को बचाने के लिए उसे क्रेडिट दे रहा है। वो भीड़ की तारीफ मान लेती है।
हालांकि उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। राजधानी पहुंचकर वो दोनों अलग होने की तैयारी करते हैं। मेलिसा गिल्ड जाकर स्टोन्स बदलना चाहती है, पर एलन सीधा एक होटल जाने का फैसला करता है। वो अपने स्टोन्स को नई चीजें बनाने के लिए रखना चाहता है। एलन बड़े रूखे अंदाज में बाय कहता है, जिससे मेलिसा को बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसे अपना आइटम तो मिल गया, पर उसने एलन को उसके दुश्मनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। उसे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं, इसलिए वो कसम खाती है कि वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उन दुश्मनों का पता लगाएगी। वो उसे अपना ख्याल रखने को कहती है और मजाक में कहती है कि अगली बार वो उसकी मदद करेगी। एलन चला जाता है और मेलिसा उसे जाते हुए देखकर सोचती है कि एक लेवल 27 के क्राफ्टर ने वाकई उसकी कितनी मदद की। पर शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। मेलिसा को अचानक खतरे का एहसास होता है। छत पर छुपा एक नकाबपोश शिकारी एलन की पीठ पर निशाना साधकर तीर छोड़ देता है। मेलिसा उसे चिल्लाकर वार्निंग देती है। बहुत फुर्तीला है, इसलिए वो तुरंत झुककर बच जाता है। शिकारी ये देखकर हैरान रह जाता है और मेलिसा के पकड़ने से पहले ही गायब हो जाता है। इससे ये साफ हो गया कि गिल्ड के वो लोग अब शहर के अंदर भी हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। एलन समझ जाता है कि ऐसे तो वो चैन से कहीं भी नहीं घूम पाएगा। उसे मेलिसा की वो बात याद आती है जो उसने सुरक्षा के लिए कही थी। हालांकि उसे किसी को प्रोटेक्शन के पैसे देना पसंद नहीं, पर उसे एक पक्का सॉल्यूशन चाहिए था। वो मेलिसा से कहता है कि वो अपने तरीके से चीजें संभालेगा। अकेले चलते हुए एलन अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचने लगता है। पुराने गेम में वो हमेशा अकेला खेलता था और उसे लगता था कि साथी सिर्फ काम बिगाड़ते हैं। पर एम्मा और मेलिसा के साथ के बाद उसे लगने लगा कि साथ होना बुरा भी नहीं है। वो इन ख्यालों को झटक देता है क्योंकि अभी उसका पूरा ध्यान उन शिकारियों पर है। अगली सुबह वो एक बड़ी बिल्डिंग के सामने पहुंचता है जिस पर लाल और सुनहरा बैनर लगा है। इन गिल्ड वालों की वजह से उसे आखिर में क्लैन एसोसिएशन जाना ही पड़ा, जहां वो कभी नहीं जाना चाहता था। कहानी एक दिन पीछे जाती है, जब ड्रैगन को हराने के बाद मेलिसा ने एलन को सुझाव दिया था कि शिकारियों से बचने के लिए उसे किसी एडवेंचरर क्लैन में शामिल हो जाना चाहिए। उनको पता था क्लैन क्या होते हैं, और वो पूछता है कि ग्रुप में रहने से शिकारी कैसे रुकेंगे। मेलिसा कहती है कि ग्रुप में रहने से खतरा कम हो जाता है और बड़े क्लैंस के रिश्ते बड़े लोगों के साथ होते हैं। ये बात सुनकर एलन को याद आता है कि गिल्ड के लोगों ने भी कुछ क्लैंस का नाम लिया था। उसे लगता है कि इससे उसे सुरक्षा भी मिलेगी और दुश्मनों की जानकारी भी, इसलिए वो मान जाता है। वापस आज की बात करें तो एलन क्लैन एसोसिएशन हॉल पहुंचता है। वहां लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगते हैं क्योंकि वो अब काफी फेमस हो चुका है। सिर्फ लेवल 27 होने के बावजूद वो वुल्फ माइन और स्काई कैसल की वजह से मशहूर हो गया है। वो लोगों को इग्नोर करके अपना ध्यान डेस्क पर लगाता है। वो देखता है कि हर क्लैन का एक अलग टाइप है, जैसे डंजन जीतने वाले, डिफेंस वाले या सामान इकट्ठा करने वाले। ज्यादातर लोग फाइटिंग वाले क्लैंस पसंद करते हैं, पर एलन को फर्क नहीं पड़ता। तभी मैक्स नाम का एक आदमी उसके पास आता है और उसे अपने बी रैंक क्लैन में आने को कहता है। इससे पहले कि एलन कुछ कहता, टाइगर्स क्लैन का एक आदमी बीच में आ जाता है और दोनों एलन को अपने क्लैन में लेने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। ये तमाशा देखकर बहुत से लोग वहां जमा हो जाते हैं और एलन के पास पहुंचने के लिए धक्का मुक्की करने लगते हैं। कुछ को उसके लेवल पर शक है, तो कुछ को लगता है कि उसके पास कोई सीक्रेट पावर है। एक औरत उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, तो कोई अपने क्लैन की तारीफ करता है। एलन इस शोर से परेशान होकर सबको चुप होने को कहता है। वो सबको थैंक्स बोलता है, पर साफ कह देता है कि उसे सिर्फ ए के रैंक या उससे ऊपर का डिफेंस क्लैन ही ज्वाइन करना है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि डिफेंस क्लैन बहुत सख्त होते हैं। उसका ये फैसला सोच समझकर लिया गया था, क्योंकि डिफेंस ग्रुप्स के रिश्ते सरकार और बड़े लोगों के साथ होते हैं, जिससे उसे दुश्मनों की खबर मिल सकती थी। साथ ही वो इन मिशन के बहाने अपने मॉडर्न वेपन्स अलग अलग शहरों में बांटना चाहता था ताकि उसे घर बैठे एक्सपीरियंस मिलता रहे। वो सबको बोलता है कि अगर वो ये शर्तें नहीं मानते तो उसे कोई बात नहीं करनी। ये सुनकर ज्यादातर लोग चले जाते हैं और एलन को डर लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही मांग लिया। तभी फ्लिन नाम का एक आदमी उसके पास आता है। वो होली गार्डियन नाम के ए रैंक क्लैन का मास्टर है। एलन उसका लेवल 378 देखकर हैरान रह जाता है। एलन उसे वार्न करता है कि उनके नियम बहुत कड़े हैं और उसे कोई खास ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। एलन ट्रायल के लिए वहां जुड़ने को तैयार हो जाता है। फ्लिन उसे इनविटेशन भेजता है और एलन उसे एक्सेप्ट करके होली गार्डियन का हिस्सा बन जाता है। फ्लिन उसे अपने क्लैन के हेडक्वार्टर ले जाता है, जो एक बड़ा सफेद बंगला है। वहां वो एलन को क्लैन के नियम समझाता है। वो बताता है कि उनका काम डीमन किंग की आर्मी को रोकना है, पर एलन को यह जानकर बुरा लगता है कि उन्हें हमेशा 3 लोगों की टीम में काम करना होगा जिनका लेवल एक जैसा हो। उसे गुस्सा आता है क्योंकि कम लेवल वाले लोगों के साथ रहने से उसकी तरक्की रुक जाएगी। फ्लिन कहता है कि अभी उसे सिर्फ शहर में पेट्रोलिंग करनी होगी। एलन के लिए यह मुसीबत वाली बात थी। पेट्रोलिंग से लेवल नहीं बढ़ता और बाहर घूमने से शिकारी उस पर फिर से हमला कर सकते थे। उसे समझ आता है कि वो ऐसे काम नहीं कर सकता, पर छोड़ने से भी बात नहीं बनेगी। उसे बड़े मिशन पर जाना ही होगा। एलन फ्लिन की आंखों में देखकर सीधा कहता है कि उसे पेट्रोलिंग नहीं करनी। जब फ्लिन मना करता है तो एलन अपनी ताकत साबित करने की बात करता है। वो क्लैन मास्टर को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर वो जीत गया
तो उसे नियमों में छूट देनी होगी। फ्लिन को उसकी हिम्मत अच्छी लगती है, पर वो लड़ने से मना कर देता है क्योंकि इसमें उसका कोई फायदा नहीं था। वो एलन को सलाह देता है कि वो 1 हफ्ते तक नॉर्मल काम करे, फिर बाद में बात करेंगे। एलन मान जाता है क्योंकि बहस करने का कोई फायदा नहीं था। वो खुद से कहता है कि अगर बात नहीं बनी तो वो क्लैन छोड़ देगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वो लोग आ जाते हैं जिनके साथ एलन को काम करना है। फ्लिन उनकी पहचान नाओकी और हिना के तौर पर कराता है। नाओकी का लेवल 55 है और वो काफी जोश में है, जबकि हिना लेवल 40 की है। एलन को शक होता है क्योंकि उनके लेवल्स अलग हैं, पर फ्लिन बताता है कि ये इस क्लैन के सबसे कम लेवल वाले मेंबर्स हैं। नाओकी एलन को पास से देखता है और मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या ये रूकी ठीक रहेगा, क्योंकि वो दिखने में बहुत कमजोर लग रहा है। हिना अपने पार्टनर का कान खींचकर उसे उसकी बदतमीजी के लिए माफी मांगने को कहती है, लेकिन माहौल तब और बिगड़ जाता है जब लैंसर्स एलन का स्टेटस देखते हैं। जब नाओकी को पता चलता है कि एलन सिर्फ लेवल 27 का क्राफ्टर है, तो वो इस प्रोफेशन को एक बेकार जॉब बोलकर रिजेक्ट कर देता है। किस्मत से हिना को वो नाम याद आ जाता है और वो पूछती है कि क्या ये वही एलन है जिसने कल मेलिसा के साथ क्रिस्टल स्काई कासल को क्लियर किया था। नाओकी ये सुनकर हैरान रह जाता है, पर फ्लिन बस हंसता है और मानता है कि ये कारनामा वाकई काफी इंप्रेसिव है। जब हमारा हीरो पूछता है कि क्या मास्टर को भी उसकी पहचान नहीं पता थी, तो फ्लिन बताता है कि उसने क्लैन एसोसिएशन में बस थोड़ी हलचल देखी थी और एलन को मिल रही अटेंशन देखकर ही उसे रिक्रूट करने का फैसला किया। हिना किसी फेमस इंसान के साथ पार्टनर बनने की बात से बहुत खुश है, पर नाओकी अभी भी चिढ़ा हुआ है। वो ये कहकर एलन की अचीवमेंट को छोटा दिखाने की कोशिश करता है कि एलन ने बस मेलिसा के सेलिब्रिटी स्टेटस का फायदा उठाया है। फ्लिन उन तीनों को तुरंत शिकार पर जाने के लिए कहता है ताकि वो एक दूसरे की एबिलिटीज को समझ सकें। नाओकी एलन से टकराता है और अकड़ में उस न्यूबी से कहता है कि अभी उसके पास कमजोर मान लेने का आखिरी मौका है। हमारे हीरो को यह दिखावा बहुत इरिटेटिंग लगता है और वो सोचता है कि इस सिचुएशन से निकलने का सबसे तेज तरीका सीनियर की तारीफ करना ही है। वो अपने हाथ ऊपर उठाता है और झूठ बोल देता है कि मेलिसा ने अकेले ही पूरा डंजन खत्म किया था और उसने कुछ नहीं किया। इससे नाओकी की ईगो को शांति मिलती है और वो जोर से जूनियर से कहता है कि फिक्र मत करो और फिर ग्रुप को बाहर ले जाता है। जब वे जा रहे होते हैं, फ्लिन उन्हें बड़े ध्यान से देखता है। उसे पता है कि एलन झूठ बोल रहा है क्योंकि एक लेवल 27 के प्लेयर के लिए बिना किसी खास तरीके के स्काई कासल तक पहुंचना नामुमकिन है। वो समझ जाता है कि जो एडवेंचरर नामुमकिन को मुमकिन कर दे, वो किसी का सहारा लेने वाला मामूली इंसान नहीं हो सकता। ग्रुप फॉरेस्ट ऑफ ट्रेंड्स पहुंचता है, जो लेवल 35 के प्लेयर्स के लिए बनी जगह है। एलन खुद से कहता है कि वो ओरिजिनल गेम में इस जगह से बचता था क्योंकि यहाँ मेहनत के मुकाबले एक्सपीरियंस पॉइंट्स बहुत कम मिलते थे। हिना बताती है कि जंगल ट्रेंड्स नाम के मॉन्स्टर से भरा है जो आम पेड़ों की तरह दिखते हैं, इसलिए बिना डिटेक्शन स्किल्स के उन्हें पहचानना नामुमकिन है। जब हमारा हीरो मदद के लिए कुछ डिटेक्शन आइटम्स बनाने का ऑफर देता है, तो नाओकी उससे कहता है कि हमें कमजोर मत समझो, मगर एलन के तेज इंस्टिंक्ट्स उसे उन वेटरन से पहले ही खतरे का एहसास करा देते हैं। वो उन्हें बाईं ओर देखने के लिए वार्न करता है और तभी लाल आंखों वाला एक लेवल 35 का ट्रेंड सामने आ जाता है। ग्रुप पहले हमले से बच जाता है और दोनों लैंसर्स तुरंत तालमेल बिठाकर मूव करने लगते हैं। एलन उन्हें लड़ते हुए देखता है और गौर करता है कि कैसे आम एडवेंचरर्स टीम वर्क और स्पीयर टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। नाओकी मुस्कुराता है और पूछता है कि न्यूबी को उनकी स्किल्स कैसी लगी, और एलन शांति से जवाब देता है कि बुरा नहीं है। इतनी ठंडी तारीफ नाओकी को गुस्सा दिला देती है, पर हिना उसे फोकस करने को कहती है और वे पहले मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। अचानक अंधेरे से तीन और ट्रेंड्स निकलते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। नाओकी को लगता है कि ये रूकी के लिए खुद को साबित करने का सही मौका है और वो वादा करता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो उसे बचा लेगा। एलन को ये सुनकर अच्छा लगता है और वो एक्शन के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो अपनी क्राफ्ट स्किल एक्टिवेट करता है, उसकी हथेली के पास नीली एनर्जी दिखने लगती है। पलक झपकते ही उसके हाथों में एक काली गैटलिंग गन आ जाती है, जिसे देखकर उसके पार्टनर्स पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। एलन सोचता है कि छिपे हुए दुश्मनों को ढूंढने के लिए वो थर्मल स्कोप भी बना सकता था, पर पूरे एरिया को गोलियों से उड़ा देना ज्यादा तेज तरीका है। ट्रिगर दबा देता है और पूरा जंगल गनफायर की आग से भर जाता है। गोलियों की इतनी भारी बौछार पेड़ों को गिरा देती है और मॉन्स्टर्स को पल भर में गायब कर देती है। धूल साफ होने पर एलन अपने धुएं छोड़ते हथियार के साथ खड़ा होता है और शांति से अपने सीनियर से कहता है कि उसने सिचुएशन संभाल ली है। हिना ये तबाही देखकर हैरान है, जबकि नाओकी डर के मारे पीला पड़ गया है। फिर भी वो ये कहकर टशन दिखाने की कोशिश करता है कि एक बिगिनर के हिसाब से ये ठीक ठाक काम था। ईद की खुशी तब रुक जाती है जब एलन को अंधेरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। पेड़ों के पीछे से एक आदमी पागलों जैसी हंसी के साथ बाहर आता है। ये लुकास है, वही बदमाश जो पहले डंजन में मिला था, और वो साफ कर देता है कि उसने एलन को लड़ाई के लिए ढूंढ लिया है। हमारा हीरो अपने पुराने दुश्मन की तरफ बिना किसी इंटरेस्ट के देखता है। जब एलन ईमानदारी से पूछता है कि वो कौन है, तो लुकास गुस्से से कांपने लगता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है। वो चाहता है कि उसे पहचाना जाए
और वो ग्रुप को याद दिलाता है कि एलन ने उसे वुल्फ माइन में बेइज्जत किया था। हमारा हीरो शांत रहता है और लॉजिक से पूछता है कि रिकॉर्ड तोड़ने से किसी और की बेइज्जती कैसे हो सकती है। उसके इस बेपरवाह एटीट्यूड की वजह से नाओकी और हिना किनारे खड़े होकर उस आदमी के डरावने बर्ताव को देखते रह जाते हैं। खुद को बेहतर साबित करने के लिए लुकास अपना स्टेटस बॉक्स दिखाता है, जिससे पता चलता है कि वो लेवल 73 पर पहुंच गया है। एलन ये देखता है और महसूस करता है कि लुकास ने सिर्फ एक हफ्ते में 8 लेवल बढ़ा लिए हैं। वो गौर करता है कि इस दुनिया के हिसाब से ऐसी ग्रोथ वाकई बहुत फास्ट है। लुकास दावा करता है कि उसने ये सारी मेहनत उसे हराने के लिए की है, पर हमारे हीरो को लड़ाई का आइडिया बेकार लगता है। वो कहता है कि वे किसी इंस्टेंस डंजन में नहीं है, तो क्लियर टाइम को लेकर कंपटीशन करने का कोई मतलब नहीं है। इससे लुकास तलवार निकाल लेता है और तुरंत 1-on-1 ड्यूल की डिमांड करता है। एलन उसके पुराने साथियों के बारे में पूछता है तो लुकास हंसता है और बताता है कि उसने उन बेकार लोगों को छोड़ दिया ताकि वो अपने बदले पर फोकस कर सके। नाओकी और हिना को यह बर्ताव बहुत बुरा और गलत लगता है, पर लुकास उन्हें अपनी डरावनी लाल आंखों से घूरकर चुप करा देता है। हमारा हीरो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, भले ही उसे लगता है कि ड्यूल में उसे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वो एक हैंडगन निकालता है, लेकिन लुकास इसे देखकर पागलों की तरह हंसने लगता है। वुल्फ माइन में लोगों को धमकाकर जानकारी लेने की वजह से लुकास को लगता है कि उसे इस हथियार का सीक्रेट पता है। वो दावा करता है कि ये गन सिर्फ मॉन्स्टर्स पर काम करती है और इंसानों के खिलाफ बेकार है। वो मजाक में ये भी कहता है कि अगर एलन जीतना चाहता है तो उसे एक तलवार बना लेनी चाहिए। बिना हिचकिचाए हमारा हीरो ट्रिगर दबा देता है। गोली लुकास के कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकल जाती है, जिससे खून बहने लगता है और वो बदमाश सदमे में आ जाता है। एलन अपने दुश्मन के सामने खड़ा हो जाता है, उस पर अपनी धुएं वाली गन तानता है और समझाता है कि उस आदमी की जानकारी पुरानी हो चुकी है। लुकास की किस्मत अच्छी थी कि उसे बस एक खरोंच आई, पर उस पल के डर की वजह से वो गिर पड़ता है और अपना सिर पकड़ लेता है। एलन उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि अगर वो अभी नहीं गया तो अगली गोली सीधे आर पार हो जाएगी। ये धमकी काम कर जाती है और वो बदमाश उठकर भागने लगता है और जंगल में जाते जाते चिल्लाकर एक आखिरी वार्निंग देता है। जैसे ही गन नीली एनर्जी में बदलती है, नाओकी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि कैसे एक लेवल 27 के प्लेयर ने लेवल 73 वाले को इतनी आसानी से धूल चटा दी। इसी बीच हिना एलन को चमकती आंखों और शर्माते हुए देखती है। उसे वो बहुत कूल लगने लगता है। हिना का ध्यान एलन की तरफ जाते देख नाओकी को झटका लगता है और वो जलने लगता है। आखिरकार पार्टी ट्रेंट किंग को ढूंढने के लिए जंगल के और अंदर जाने लगती है। हिना एलन के साथ खुशी खुशी चलती है और उसकी तारीफ करती है कि वो कितना भरोसेमंद है और उसने साबित कर दिया कि क्राफ्टर भी स्ट्रांग हो सकते हैं। एलन कहता है कि इस काम में कई अजीब बातें हैं, पर ये उसकी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल फिट बैठता है। जब वो हिना से पूछता है कि उसने लैंसर बनना क्यों चुना, तो वो थोड़ा नर्वस होकर शर्माने लगती है। ये देखकर नाओकी जलन के मारे पसीने पसीने हो जाता है। उसे डर है कि ये नया लड़का उसकी बचपन की दोस्त को उससे दूर कर देगा। उन दोनों को करीब आने से रोकने के लिए नाओकी उनके बीच में आ जाता है और हिना से कहता है कि अपने आसपास ध्यान दो। फिर वो एलन को पकड़कर पेड़ों की तरफ ले जाता है ताकि अकेले में बात कर सके, और हिना वहीं जमीन पर कंफ्यूज बैठी रह जाती है। अकेले होते ही नाओकी बताता है कि स्ट्रेटेजी मीटिंग तो बस एक बहाना था। वो अचानक घुटनों के बल गिर जाता है और अपना सिर झुकाकर एलन से मिन्नत करता है कि वो हिना से दूर रहे। वो कन्फेस करता है कि वो हिना से प्यार करता है और एलन की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उसे हिना के सामने इंप्रेस करने का मौका नहीं मिल रहा। हमारा हीरो एक गहरी सांस लेता है। उसे ये सारा ड्रामा बहुत थका देने वाला लगता है, क्योंकि उसे रोमांस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सोचता है कि उन दोनों को साथ लाना ही बेहतर है ताकि वो वापस अपने काम पर जा सके। वो एक प्लान बताता है जिसमें वो आने वाली बॉस फाइट के दौरान हारने का नाटक करेगा ताकि नाओकी आकर सबको बचा ले और हीरो बन जाए। नाओकी ये सुनकर बहुत खुश होता है और एलन को गले लगाने की कोशिश करता है, पर एलन उसे पीछे धकेल देता है। जैसे ही ग्रुप एक खुली जगह पर पहुंचता है, उनका सामना ट्रेंट किंग से होता है, जिसकी 3 आंखें हैं और चेहरे पर काई जमी है। हिना डरी हुई है, पर एलन उन दोनों को पीछे रहने के लिए कहता है। वो अपनी क्राफ्ट स्किल से एक असॉल्ट राइफल बनाता है और जानबूझकर उसकी पावर को घटाकर सिर्फ लेवल 5 कर देता है। वो खुद से कहता है कि ये 0 तो नहीं है, पर इतनी कमजोर जरूर है कि नाटक सच लगे। नाओकी और हिना नए हथियार को देखकर इंप्रेस होते हैं, पर जब एलन फायरिंग शुरू करता है तो गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो घबराने का नाटक करता है, जैसे कि गन की सेटिंग्स खराब हो गई हों और वो हारने वाला हो। मौका देखकर नाओकी दहाड़ता है और हीरो की तरह आगे बढ़ता है। वो हिना से उसे देखने के लिए कहता है और अपने भाले से मॉन्स्टर पर ताबड़तोड़ हमले करता है। वाकई हैरान रह जाती है और उसकी स्किल देखकर शर्माने लगती है, जबकि एलन बस बोर होकर खड़ा रहता है। उसे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, पर नाओकी इसे खत्म कर देगा। बदकिस्मती से नाओकी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और बॉस को चिढ़ाने लगता है। ये उल्टा पड़ जाता है जब उसका पैर एक जड़ पर पड़ता है और उसके नीचे की जमीन फट जाती है। ट्रेंट किंग अपना भारी हाथ नीचे मारता है, जिससे नाओकी जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। हमारा हीरो मायूसी से देखता है। उसे एहसास होता है कि मदद के बाद भी उसका पार्टनर फेल हो गया। मॉन्स्टर गुस्से में दहाड़ता है और डरे हुए नाओकी को कुचलने के लिए अपना दूसरा हाथ उठाता है, जो बस अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला ही सकता है,
चूंकि उसका पार्टनर बेबस है, हिना बस कांपते हुए ये सब देख पाती है। एलन ये सब देखता है और फैसला करता है कि अब बहुत हुआ, उसे ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो सीरियस होकर अपनी क्राफ्ट स्किल एक्टिवेट करता है। उसके चारों तरफ एनर्जी दिखने लगती है और वो एक बड़ा काला रॉकेट लॉन्चर निकालता है। तुरंत एक जबरदस्त धमाका होता है जिसमें ट्रेंट किंग जलकर खत्म हो जाता है और पूरा जंगल रोशनी से भर जाता है। ये भारी तबाही देखकर नाओकी और हिना दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। धुआं हटने पर बॉस गायब हो चुका होता है और उसकी जगह बस एक हरा मैजिक स्टोन पड़ा होता है। हमारा हीरो खांसते हुए नाओकी के पास जाता है और अपना स्टेटस चेक करता है। उसे दिखता है कि वो लेवल 28 पर पहुंच गया है। वो पूछता है कि क्या उसका पार्टनर खड़ा हो सकता है, जिस पर नाओकी हैरानी में उसका नाम चिल्लाता है। हिना दौड़कर एलन के पास आती है और चमकती आंखों से उसका हाथ पकड़ लेती है। वो जानना चाहती है कि एक लेवल 28 का प्लेयर इतने ताकतवर बॉस को एक बार में कैसे मार सकता है। करीबी देखकर नाओकी भड़क जाता है और गुस्से में कांपते हुए खड़ा होता है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में था और दूसरों को बीच में नहीं आना चाहिए। एलन बस कंधे उचकाता है और बात खत्म करने के लिए माफी मांग लेता है, मगर हिना नाओकी पर बरस पड़ती है। उसे बेवकूफ और बदतमीज कहती है क्योंकि वो उस इंसान से रूडली बात कर रहा था जिसने अभी उसकी जान बचाई। दोनों लड़ते रहते हैं जब तक कि हिना एलन की तरफ मुड़कर सॉरी नहीं बोलती। हालांकि हमारे हीरो को ये चिल्लाना थोड़ा ज्यादा लगता है, पर वो समझता है कि नाओकी बस अपनी पसंद की लड़की के सामने कूल दिखने की कोशिश कर रहा है। बात को संभालने के लिए एलन हिना से कहता है कि असल में ये जीत नाओकी की ही है। वो झूठ बोलता है कि उसने बस आखिरी वार किया था, जबकि सीनियर ने पहले ही मॉन्स्टर को घेर लिया था। ये सुनकर नाओकी हीरो वाली मुस्कान के साथ उछल पड़ता है। उसे बड़ी राहत महसूस होती है। नाओकी की इमेज सुधारने की कोशिश के बावजूद ये प्लान उल्टा पड़ जाता है। हिना एलन को गले लगा लेती है। उसे लगता है कि सारा क्रेडिट दूसरे को दे देना एलन का बड़प्पन और मैच्योरिटी है। वो इतनी इंप्रेस हो जाती है कि उसे अकेले डिनर पर चलने को कहती है, जिससे नाओकी का तो जैसे दम ही निकल जाता है। जब वे शहर वापस जाते हैं तो हमारे हीरो को ये रोमांटिक ड्रामा बड़ा सिरदर्द लगता है। ग्रुप होली गार्जियन क्लैन के हेडक्वार्टर जाता है ताकि फ्लिन को अपनी रिपोर्ट दे सके। हिना बड़े जोश में बताती है कि कैसे एलन ने बॉस को हराया और लेवल 73 के बदमाश को भगा दिया। ये सुनकर फ्लिन का ध्यान उस तरफ जाता है और वो बताता है कि गिल्ड के पास लुकास नाम के उस तलवारबाज की फाइल है, क्योंकि वो अक्सर मुश्किलें खड़ी करता रहता है। मास्टर एलन को सलाह देता है कि फ्यूचर में वो क्लैन का नाम इस्तेमाल करे, जिससे एलन को एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की असली पावर का एहसास होता है। फ्लिन उन्हें कामयाब मिशन की बधाई देता है, पर जब हिना एलन के लिए वेलकम पार्टी का सुझाव देती है तो मास्टर काम की वजह से मना कर देता है। इस वजह से हिना खुद एलन को डिनर पर ले जाने की जिद करती है, जिसे सुनकर नाओकी के होश उड़ जाते हैं। उनके जाने से पहले फ्लिन सीरियस होकर उन्हें अगले दिन के लिए आई एक स्पेशल रिक्वेस्ट के बारे में बताता है। वो बताता है कि एक क्लाइंट ने इस मिशन के लिए खास तौर पर एलन को चुना है। हिना इस पॉपुलैरिटी से इंप्रेस होती है, पर फ्लिन साफ करता है कि ये कोई नॉर्मल डिफेंस वाली जॉब नहीं है। रिक्वेस्ट भेजने वाली बीनडेल शहर की लॉर्ड ओलिविया है और वो चाहती हैं कि एलन अपने यूनिक हथियार, जिन्हें हिना गन्स कहती है, वहां के लोगों में बांट दे। फ्लिन मानता है कि उसने ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में पहले कभी नहीं सुना। भले ही मिशन अजीब लगता है, पर एलन तुरंत मान जाता है। हथियार बांटने का मौका एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लगता है, क्योंकि इससे उसे लोगों की लड़ाइयों से काफी पैसिव एक्सपीरियंस मिलेगा। वो क्लैन की मेंबरशिप कंफर्म करता है, पर अचानक उसके मन में शक पैदा होता है। उसे लगता है कि ये बहुत अजीब है कि एक दूर के शहर की लॉर्ड को लेवल 28 के एक नए मेंबर के बारे में कैसे पता चला। वो फ्लिन से पूछता है कि क्लाइंट को उसकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला होगा। फ्लिन बात को टालते हुए कहता है कि लॉर्ड ने शायद रियल टाइम मेंबर लिस्ट चेक की होगी। वो एलन से कहता है कि अगर वो इतना ही क्यूरियस है तो खुद लॉर्ड ओलिविया से पूछ ले। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। हमारा हीरो गौर करता है कि उसके लेवल के हिसाब से उसकी जानकारी बहुत तेजी से फैल रही है। भले ही वो मिशन पूरा करने के लिए मान जाता है, पर उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वे तीनों सनसेट के समय शहर में टहलते हैं। एलन इस मिशन के टाइमिंग के बारे में सोचता है। उसे शक होने लगता है कि कहीं फ्लिन खुद शैडो फैक्शन का कोई सीक्रेट मेंबर तो नहीं जो उसके काम में अड़ंगा डालना चाहता है। कहानी अब बीनडेल शहर पहुंचती है, जो उनकी जर्नी का अगला पड़ाव है। एलन और उसकी टीम एक पत्थर के रास्ते पर टेलीपोर्ट होते हैं और उसके साथी वहां पहुंचकर काफी एक्साइटेड दिखते हैं। वहां खड़े होकर ग्रुप तय करता है कि वे तुरंत अंदर जाएंगे और अपना मिशन शुरू करेंगे। मगर जैसे ही वे गलियों में जाते हैं, एलन को एहसास होता है कि वहां कोई हलचल नहीं है और सारी दुकानें बंद हैं। उसकी घबराहट तब बढ़ जाती है जब वो थके हुए सिपाहियों को दीवारों के सहारे बैठा हुआ देखता है। सिचुएशन तब और गंभीर हो जाती है जब एक सिपाही दीवार के ऊपर से चिल्लाकर उन्हें पीछे देखने के लिए वार्न करता है। एक बहुत बड़ी लेवल 55 की छिपकली जमीन पर रेंगती हुई आती है। हिना ये देखकर हैरान है कि एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर शहर के अंदर कैसे आ गया। जैसे ही वो जीव हमला करता है, एलन बचने के लिए हवा में ऊंची छलांग लगाता है। हवा में रहते हुए ही वो अपनी क्राफ्ट एबिलिटी एक्टिवेट करता है और उसके चारों तरफ एनर्जी आ जाती है। उसके हाथ में एक काला रॉकेट लॉन्चर आ जाता है और वो कहता है कि किसी के टेलीपोर्ट होते ही उस पर हमला करना बहुत बदतमीजी की बात है। हमारा हीरो हवा में ही ट्रिगर दबा देता है
जिससे एक बड़ा धमाका होता है जो सीधे उस छिपकली को लगता है। वो शान से जमीन पर उतरता है और मॉन्स्टर एक ही वार में ढेर हो जाता है, जिसे देखकर सिपाही और उसके दोस्त दंग रह जाते हैं। हिना उसकी स्किल से इम्प्रेस तो होती है, पर तभी लेवल 40 के पक्षियों का एक झुंड धुएं से बाहर निकलकर हमला कर देता है। इससे पहले कि एलन दोबारा गोली चलाता, घोड़े पर सवार एक आदमी हैल्बर्ड लहराते हुए वहां आता है। वो आदमी एक ही वार में उन पक्षियों को खत्म कर देता है। सवार ग्रुप के सामने रुकता है और बताता है कि वो रॉयल गार्ड का कैप्टन गोडो है। वो बताता है कि उसे लेडी ओलिविया ने एलन की टीम को रिसीव करने का हुक्म दिया है। हमारा हीरो नोटिस करता है कि कैप्टन का स्टेटस छिपा हुआ है, फिर भी वो उसके पीछे एक शानदार बग्घी की तरफ बढ़ता है। नाओकी और हिना इस खातिरदारी को देखकर हैरान है। उन्हें लगता है कि ये सब एलन की वजह से हो रहा है। गोर्डो इस बात को कंफर्म करता है और बताता है कि लंबी जंग की वजह से शहर की हालत बहुत खराब है। वो बताता है कि लेडी ओलिविया एलान के बनाए मॉडर्न वेपन्स पर भरोसा कर रही हैं ताकि ये लड़ाई खत्म हो सके। जब हमारा लड़का कैरिज की तरफ बढ़ता है तो वो इन उम्मीदों को पूरा करने का फैसला करता है, पर मन ही मन ये भी सोचता है कि उस पर निशाना साधने वाला वो शैडो फैक्शन कहाँ छुपा होगा। सीन अब एडवेंचर्स गिल्ड हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता है, जहां जायनेड नाम का एक हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव बैठा है। एक फाइल चेक कर रहा है जिसमें 5 मरे हुए असासिन्स की फोटो है और साथ में वो रिपोर्ट भी है कि कैसे एलान ने उन पर हमला किया और उन्हें वेस्टलैंड में हरा दिया। डॉक्यूमेंट्स ये भी कंफर्म करते हैं कि टारगेट होली गार्जियन क्लैन में शामिल हो गया है और उसे बीनडेल जाने वाले रास्ते पर ट्रैक किया जा रहा है। जायनेड एक सख्त नजर से ऊपर देखता है और नोटिस करता है कि बीनडेल उनकी निगरानी की पहुंच से काफी दूर है। उसे पता है कि एलान ही इकलौता ऐसा इंसान है जो गन जैसा अननोन वेपन बना सकता है। वो फैसला करता है कि उसे तुरंत एक्शन लेना होगा, इससे पहले कि ये यंग क्राफ्टर उसके रास्ते का कांटा बन जाए। ऑफिस के दरवाजे खुलते हैं और पीले सूट में एक आदमी अंदर आता है जिसके पीछे ब्लू ओवरऑल्स में एक लड़की है। जायनेड उस आदमी को हिरोशी कहकर ग्रीट करता है, जो किंगडम का नंबर 1 क्राफ्टर है और उसका लेवल 175 है। हालांकि हिरोशी एक लेजेंड है। जायनेड को शुरू में उस लड़की पर शक होता है क्योंकि वो लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ बेंजामिन नहीं है जिसका वो इंतजार कर रहा था। लाल बालों वाली लड़की एनेट कॉन्फिडेंस के साथ खुद को बेंजामिन की बेटी और लेवल 13 का ब्लैकस्मिथ बताती है। वो दावा करती है कि उसका नॉलेज उसके पिता जैसा ही है और चूंकि बेंजामिन ने उसका साथ दिया है, जायनेड ब्रीफिंग शुरू करने के लिए मान जाता है। जायनेड टेबल पर AK-47 रखता है और उन दोनों को इसका स्ट्रक्चर एनालाइज करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वो करीब आते हैं, एनेट उस अजीब शेप को देखकर हैरान रह जाती है, जबकि हिरोशी मानता है कि ये असली चीज उस फुटेज से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जो उसने देखी थी। मास्टर क्राफ्टर इसके मैकेनिक्स चेक करने के लिए राइफल उठाता है। वो नोटिस करता है कि इसकी कैपेसिटी 30 राउंड है और ऑटोमेटिक रीलोड के दौरान ये कुछ सेकंड के लिए डिसेबल हो जाती है। इसकी तुलना एक क्रॉसबो से करते हुए हिरोशी ट्रिगर दबाता है और लगातार गोलियां चलाकर एक ट्रेनिंग डमी को पूरी तरह तबाह कर देता है। वो इसकी जबरदस्त फायरिंग स्पीड देखकर खुशी से हंसता है, लेकिन वो और एनेट दोनों यही मानते हैं कि इसे बनाने वाला कोई बहुत ही हाई लेवल का इंसान होगा। जायनेड सीरियस रहता है और ये बताकर उन्हें हैरान कर देता है कि जब एलान ने ये वेपन बनाया था तब उसका लेवल सिर्फ 15 था। ये खबर हिरोशी और एनेट को सदमे में डाल देती है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई नया खिलाड़ी ऐसा काम कर सकता है। जायनेड कहता है कि ये सच है और उन्हें इसकी कॉपी बनाने का काम देता है। वो समझाता है कि अगर ये थोड़ी कमजोर भी हुई तो भी चलेगी, बस उन्हें इसका स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। क्योंकि बनाए गए वेपन की पावर क्राफ्टर के लेवल पर डिपेंड करती है, एनेट को एहसास होता है कि अगर हिरोशी इसकी कॉपी बनाता है तो उसकी अटैक पावर एलान के ओरिजिनल वेपन से 10 गुना ज्यादा होगी। हिरोशी के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि ये मेहनत काम आएगी। एनालिसिस के साथ साथ जायनेड अपना असली प्लान बताता है कि वो इन गन्स को बनाने के लिए क्राफ्टर्स की एक पूरी आर्मी तैयार करेगा और साथ ही ठंडे दिमाग से कहता है कि वो एलान को मरवा देगा। फ्रंटलाइन सिटी के एक पत्थर वाले बड़े मैनर के अंदर एलान और उसकी टीम को लोकल अथॉरिटी से मिलने के लिए एक बड़े चैम्बर में ले जाया जाता है। ओलिविया नाम की एक औरत सिंहासन पर बैठी है। वो खुद को बीनडेल की लॉर्ड बताती है और इतनी दूर से आकर उसकी मदद करने के लिए ग्रुप का वेलकम करती है। जहां हिना साफ तौर पर नर्वस है और हमारे हीरो के कान में धीरे से फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करने को कहती है, वहीं एलान अपने कैजुअल अंदाज में ही रहता है। किस्मत से लॉर्ड दिल की साफ है और उसकी बदतमीजी को हंसी में उड़ा देती है, जिससे यंग क्राफ्टर सीधा अपने काम की बात शुरू कर पाता है। वो पूछता है कि उसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कहां से शुरू करना चाहिए, लेकिन ओलिविया रुककर पहले एक डेमो दिखाने के लिए कहती है। वो समझाती है कि इस इलाके की लीडर होने के नाते उसे इन अजीब डिवाइसेस की सेफ्टी और परफॉर्मेंस चेक करनी होगी इससे पहले कि ये उसके लोगों को दिए जाएं। समझ गया। एलान अपना हाथ उठाता है और माना को बुलाता है, जिससे पल भर में एक मॉडर्न असॉल्ट राइफल सामने आ जाती है। ये नजारा देखकर ओलिविया और उसके गार्ड्स दंग रह जाते हैं। हमारा हीरो आगे बढ़कर समझाता है कि हालांकि कई तरह के फायर आर्म्स होते हैं, पर उन्हें चलाने का तरीका सिंपल है, ये दिखाने के लिए कि इसे चलाना कितना आसान है। वो अचानक अपनी राइफल नाओकी की तरफ तान देता है और ट्रिगर दबा देता है, जिससे उसके टीममेट पर गोलियों की बौछार हो जाती है। ताकि नाओकी डर के मारे पीछे गिर जाता है और गुस्से में चिल्लाता है,
पर एलान पूरी तरह शांत रहता है। वो बताता है कि उसने जानबूझकर वेपन पर एक पाबंदी लगाई है ताकि ये इंसानों को जरा भी डैमेज न दे, और मजाक में कहता है कि नाओकी इतना आसान टारगेट था कि वो खुद को रोक नहीं पाया। ओलिविया इस डिस्प्ले से काफी इंप्रेस हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये वेपन्स आम लोगों को भी बिना किसी रिस्क के लड़ने का मौका देंगे। वो इमेजिन करती है कि उसके लोग शहर की दीवारों के ऊपर से फायरिंग कर रहे हैं, जिससे उसके थके हुए सोल्जर्स का बोझ काफी कम हो जाएगा। हालांकि हिना इस बात को लेकर परेशान है कि लॉर्ड आम नागरिकों को इसमें क्यों शामिल कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रोफेशनल डिफेंस क्लैंस ही काफी होने चाहिए। ओलिविया का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो उन्हें अपनी सिचुएशन की कड़वी सच्चाई बताती है। क्योंकि डेमन लॉर्ड की आर्मी महीने में कई बार हमला करती है, इसलिए शहर को हमेशा तैयार रहना पड़ता है। डिफेंस क्लैंस को हायर करने का खर्च बहुत ज्यादा है और सरकार से मदद मिलने के बावजूद शहर की माली हालत खराब है। एलान कंफ्यूज्ड हिना को समझाता है कि असल में शहर के पास पैसे खत्म हो रहे हैं, इसलिए इकोनॉमी को फिर से खड़ा करना एक बहुत जरूरी काम है। हिना हमारे लड़के की शब्दावली से इंप्रेस हो जाती है और शर्माने लगती है, जबकि नाव की जलन के मारे बड़बड़ाता है। एलान फालतू की बातें बंद करता है और बताता है कि वो एक बार में सिर्फ 99 वेपन्स ही बना सकता है और वो अपना काम तेजी से खत्म करना चाहता है। ओलिविया उन्हें सेंट्रल प्लाजा में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट की तरफ भेजती है और उसे वो राइफल गिफ्ट में मिलती है जिसे एलान ने डेमो के लिए इस्तेमाल किया था। जैसे ही गार्ड ग्रुप को ले जाता है, ओलिविया और उसका कैप्टन गोर्डो पीछे रुककर सिचुएशन डिस्कस करते हैं। हमें यकीन ही नहीं होता कि एक लेवल 28 का बंदा इतनी हाई परफॉर्मेंस वाले गियर बना सकता है, जिससे उन्हें शक होता है कि एलान के पास कोई सीक्रेट ट्रिक है। ओलिविया गिल्ड एग्जीक्यूटिव की उस लड़के में बढ़ती दिलचस्पी के बारे में सोचती है। वो गौर करती है कि बिना किसी गियर या एक्सेसरी के भी उसकी बेस अटैक पावर इतनी ज्यादा कैसे है। वो एक सीरियस नजर से देखती है और सोचती है कि क्या एलान ही वो खास इंसान है जो डेमन लॉर्ड को हराने के लिए बना है। सीन अब सेंट्रल प्लाजा की तरफ बढ़ता है, जहां लोग ब्लैक राइफल्स और रॉकेट लॉन्चर्स के डिब्बों के चारों तरफ जमा हैं। हालांकि कुछ लोग इस एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की अपनी एबिलिटी को लेकर फिक्रमंद हैं, पर गियर के हाई स्टैट्स उन्हें उम्मीद देते हैं। इसी बीच ये तीनों एक लोकल टावर में ब्रेक लेते हैं। पिज्जा खाते हुए भी एलान का हाथ नीले माना से चमक रहा है, क्योंकि वो पीछे वेपन्स बनाना जारी रखता है। उसकी ये मल्टीटास्किंग देखकर नाओकी दंग रह जाता है। हिना करीब आकर पूछती है कि वो कोई एक्सेसरीज क्यों नहीं पहनता। वो कहती है कि अगर वो अपने बेस स्टैट्स बढ़ा ले तो उसकी पावर और भी बढ़ जाएगी। एलान का करंट स्टेटस सिर्फ 56 की अटैक पावर दिखाता है, जिससे हिना को एहसास होता है कि उसकी स्ट्रेंथ पहले ही इतनी ज्यादा है कि उसे गियर की जरूरत ही नहीं लगती। नाओकी को इस बात से जलन होती है, पर हमारा हीरो उन्हें सही करता है। वो समझाता है कि उसे अटैक बूस्ट की परवाह नहीं है, बल्कि वो उन डिफेंसिव एक्सेसरीज में इंटरेस्टेड है जो जहर या पैरालिसिस जैसी चीजों को खत्म कर दे। खुद को याद दिलाता है कि गेम के उलट यहाँ मरना परमानेंट है, इसलिए उसे जल्दी ही सर्वाइवल गियर को प्रायोरिटी देनी होगी। ये सोचने वाला पल अचानक एक जोरदार धमाके से टूट जाता है, जिससे पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। एक सोल्जर घबराहट में टावर्न का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और बताता है कि डेमन लॉर्ड की आर्मी ने फिर से हमला कर दिया है। जहां उसके टीममेट्स शॉक में हैं, एलान शांत रहता है और अपने वेपन्स का असली टेस्ट देखने के लिए तैयार है। बीनडेल की ऊंची दीवारों के बाहर दुश्मनों का एक बड़ा झुंड पूरी घाटी में फैला हुआ है। दीवार के ऊपर एलान नागरिकों की भीड़ को लड़ाई के लिए तैयार करता है, जिसे देखकर पास ही मौजूद एक राइवल एडवेंचरर पार्टी कंफ्यूज हो जाती है। विच हैट वाली एक औरत और ब्राउन वेस्ट वाला एक आदमी उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा लड़का और उसकी टीम लो लेवल के नौसिखिए हैं। यंग क्राफ्टर उनकी बातों को इग्नोर करता है और एक नागरिक को रॉकेट लॉन्चर चलाना सिखाने पर फोकस करता है। वो उसे निशाना लगाने और फायर करने का सिंपल तरीका समझाता है। जब उसके पार्टनर्स चेयर करते हैं तो उस औरत की मुस्कान गायब हो जाती है, जब उसे पता चलता है कि ये असल में एलीट होली गार्जियन क्लैन के मेंबर्स हैं। इसके बावजूद वो लंबा आदमी उन्हें इग्नोर करता है और एलान और उसके दोस्तों को एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मामूली मेंबर्स बताता है। वो औरत अपनी जांच जारी रखती है और गौर करती है कि वो लेवल 28 का क्राफ्टर ही उसे सबसे ज्यादा खटक रहा है। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि एक लो लेवल प्लेयर इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी बीच हमारा हीरो नीचे दुश्मनों की भारी तादाद को देखता है। वो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर्स करीब लेवल 50 के हैं, जो नॉर्मल डिफेंस के लिए एक बड़ा खतरा है। किस्मत से सिल्वर आर्मर वाला लोकल कैप्टन कमान संभालता है और सबको रेंज्ड अटैक्स के लिए तैयार रहने का ऑर्डर देता है। जैसे ही नागरिक अपने रॉकेट लॉन्चर्स लाइन में लगाते हैं, वो औरत और पास खड़ा एक आर्चर अपनी मैजिक और तीर तैयार करते हैं। कैप्टन अपना पूरा गला फाड़कर फायरिंग का कमांड देता है। एलान के दिए हुए हाई पावर वेपन से फायरिंग होती है तो बहुत जोरदार रोशनी निकलती है। दीवार के नीचे दुश्मन की आर्मी में जबरदस्त धमाकों की एक चेन शुरू हो जाती है, जिससे पल भर में आधी दुश्मन फौज गायब हो जाती है। जैसे ही दीवार पर धुआं फैलता है, नाओकी और हिना खांसने लगते हैं। वो इस भयानक तबाही को देखकर दंग है। इतने सारे दुश्मनों को मारने से हमारे हीरो का लेवल बढ़ जाता है और वो लेवल 28 से सीधा 30 पर पहुंच जाता है। कैप्टन दीवार के किनारे पर शॉक में खड़ा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक ही पल में आधी आर्मी खत्म हो गई। एक एक्साइटेड नागरिक एलान के पास आता है और पूछता है कि क्या वो फिर से वेपन्स यूज कर सकते हैं, और हमारा लड़का बताता है कि गियर पहले ही रीलोड हो चुका है।
वो उन्हें मॉन्स्टर्स को एक बार फिर अपनी पावर चखाने के लिए एनकरेज करता है। लोग दूसरी बार फायर करते हैं और बाकी बचे हुए दुश्मनों को भी आसानी से उड़ा देते हैं। वो इस बात का जश्न मनाते हैं कि जब तक उनके पास ये टूल्स हैं, उन्हें डेमन किंग की फौज से डरने की जरूरत नहीं है। केवल एडवेंचरर्स इस तबाही को देखकर निशब्द रह जाते हैं। कैप्टन पसीने पसीने होकर अपने दांत पीसता है। वो मानता है कि हालांकि उसे पता था कि वेपन स्ट्रांग है, पर एक ग्रुप में इनका इस्तेमाल इतना असरदार होगा ये उसने सोचा भी नहीं था। हमारा हीरो कैप्टन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि हालांकि पहली लहर खत्म हो गई है, पर कुछ बचे हुए दुश्मन अभी भी करीब आ रहे हैं। वो नए ऑर्डर्स मांगता है, जिस पर कैप्टन नागरिकों को पीछे हटने के लिए कहता है ताकि प्रोफेशनल सोल्जर्स बाकी बचे दुश्मनों को संभाल सकें। आर्चर्स तीरों की बौछार करते हैं, लेकिन वो औरत और उसकी टीम दीवार के सहारे हार मानकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उनके लिए अब कोई काम नहीं बचा। कैप्टन अपनी मुट्ठी उठाता है और बिना किसी नुकसान के एक ऐतिहासिक जीत का ऐलान करता है। जहां शहर के लोग ऐलान को लड़ाई जल्दी खत्म करने के लिए थैंक्स कह रहे हैं, वहीं हिना नोटिस करती है कि ऐलान नाखुश दिख रहा है। वो मानता है कि उसने लेवल अप करने का एक बड़ा मौका गंवा दिया है। ना कंफ्यूज है क्योंकि उसका लेवल 2 पॉइंट बढ़ा है, पर वो समझाता है कि दुश्मनों की तादाद देखते हुए उसे कम से कम 10 लेवल मिलने चाहिए थे अगर लेवल कैप न होता। हिना को तब रॉयल कैपिटल के बिगिनर ट्रायल की याद आती है। चूंकि सिस्टम इस ऑफिशियल टेस्ट को पास किए बिना एडवेंचरर्स को लेवल 30 से आगे बढ़ने से रोकता है, इसलिए वो सारा एक्सपीरियंस बेकार चला गया। हमारा लड़का बैटलफील्ड पर पड़े मैजिक स्टोन्स को देखता है और उसे अफसोस होता है कि एक्सपीरियंस का ऐसा बड़ा मौका अब शायद जल्दी नहीं मिलेगा। उसकी सोच तब टूटती है जब लॉर्ड ओलिविया उसके पास आती है और उसे बधाई देने के लिए तालियां बजाती है। जहां दूसरी टीम का वो लंबा आदमी लॉर्ड को घूर रहा है, वहीं विच हैट वाली औरत उसे बेवकूफ होने के लिए डांटती है। ओलिविया अपने कैप्टन से बात करती है और मानती है कि वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसके पहुंचने से पहले ही लड़ाई खत्म हो गई। वो नोटिस करती है कि नागरिकों ने जो वेपन्स यूज किए वो उसके वाले से अलग हैं, और ऐलान बताता है कि उसने इन्हें डिफेंस के हिसाब से एरिया डैमेज देने के लिए खास तौर पर बनाया है। ओलिविया बहुत सेटिस्फाइड है और एक बड़ा अनाउंसमेंट करती है, क्योंकि अब नागरिक खुद का बचाव कर सकते हैं, इसलिए वो होली गार्जियन को छोड़कर बाकी सभी डिफेंस क्लैंस के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही है। इसके अलावा वो वेपन्स के पेमेंट के तौर पर होली गार्जियन की फीस 3 गुना बढ़ाने का फैसला करती है। इससे हिना और नाओकी तो जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन राइवल क्लैन का वो लंबा आदमी उससे फिर से सोचने के लिए गिड़गिड़ाता है और कहता है कि उसके छोटे से ग्रुप का इस काम के बिना गुजारा नहीं होगा। ओलिविया उसे एक डरावनी नजर से देखती है और ठंडेपन से पूछती है कि उसके ग्रुप के बचने या न बचने से उसके शहर का क्या लेना देना। वो समझाती है कि चूंकि हाई मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से शहर कंगाल हो रहा था, इसलिए फालतू ग्रुप से नाता तोड़ना ही सही फैसला है। शहर के लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं और जाने वाले एडवेंचर्स पर चिल्लाते हुए उन्हें टैक्स चोर कहते हैं। वो लंबा आदमी शर्मिंदा हो जाता है, हालांकि ओलिविया उनका टेलीपोर्टेशन खर्च देकर छोटी सी माफी मांगती है। जैसे ही राइवल ग्रुप वहां से निकलता है, वो लंबा आदमी नफरत भरी नजरों से पीछे मुड़कर देखता है। हिना और नाओकी को दूसरों की नौकरी छीनने पर थोड़ा बुरा लगता है, पर ओलिविया उन्हें समझाती है। वो कहती है कि जहां बाकी क्लैंस के पैसे कम हुए हैं, वहीं ऐलान ने एक मुश्किल में फंसे शहर में शांति और खुशियां वापस ला दी हैं। वो उसे एनकरेज करती है कि वो जंग लड़ रहे हर शहर में ऐसी ही खुशियां पहुंचाता रहे, जहां उसके साथी जोश में जवाब देते हैं। वहीं दूसरी टीम का वो लंबा आदमी गुस्से से तिलमिला रहा होता है। उसे एहसास होता है कि अगर ऐलान ने ये वेपन्स दूसरे शहरों में भी फैला दिए तो उसका पूरा काम धंधा चौपट हो जाएगा। हमारा लड़का दीवार पर चलने लगता है। वो जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करना चाहता है ताकि अपने ट्रायल के लिए कैपिटल वापस जा सके। अचानक वो लंबा आदमी उसके पीछे दौड़ कर आता है और वेपन को करीब से देखने की रिक्वेस्ट करता है। इससे पहले कि हमारा लड़का कुछ समझ पाता, वो आदमी पूरी ताकत से उसकी पीठ पर लात मारता है, जिससे वो ऊंची दीवार से नीचे गिर जाता है। ओलिविया खौफ में देखती है कि वो यंग क्राफ्टर किनारे से नीचे गिर गया है। वो आदमी नीचे देखता है और पागलों की तरह हंसता है। उसे यकीन है कि ये गिरना हीरो को मार देगा और वेपन्स को आगे फैलने से रोक देगा।